स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और मेरे साथ जो है जुड़ रहे हैं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से जो है अभिषेक सत्रवतम। और जो अगले 2 घंटे की अगर हम बात करें तो बहुत एक्शन पैक जो है शो रहने वाला। और सबसे बड़ा जो न्यूज़ फ्लो है वो है जीएसटी रेट्स की रैशनलाइजेशन। सिर्फ 2 ही स्लैब रेट्स रहने वाले हैं। ग्लोबल क्यूज में उतना फर्क नहीं पड़ेगा बाजार को, क्योंकि बाजार एक अलग ट्रैजेक्टरी में है। बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट आया है गवर्नमेंट से, जहां पे जीएसटी रैशनलाइजेशन आई है और एक कंजम्पशन बूस्ट एक बहुत बड़ा आने वाला है और 22 सितंबर से लागू होगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और एक एक करके इसके सारे डिटेल्स हम बताएंगे। लेकिन अभिषेक इससे बारे में बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा त्योहारी बोनस जो है हमें देखने मिला है 22 सितंबर, यानी कि जब नवरात्रि शुरू हो रहा है उस दिन से जो है ये जीएसटी का जो है इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो आने वाला है। और देखें कि बहुत सारे सेगमेंट्स में जीएसटी के रेट कट्स हुए हैं। हालांकि कुछ सिन और लग्जरी गुड्स में जीएसटी के रेट्स बढ़े भी हैं। ज़रा बताएं अभिषेक, थोड़ा सा जो है क्या जो है फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल सारा इकोसिस्टम बहुत खुश है और ऑलरेडी एक अच्छी अपमूव देखने मिल गई है जब से मोदी जी ने अनाउंस किया था इंडिपेंडेंस डे में। तो अभिषेक ज़रा बताएं कि जीएसटी में क्या चल रहा है, कितने बड़े अनाउंसमेंट्स आए और कल दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की कि रात 10 बजे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बहुत दिनों के बाद ये देखा जा रहा है। ऐसा कैसा लगता है जीएसटी का ओवरऑल जो है कैसे न्यूज़ फ्लो आएगा? शरद, गुड मॉर्निंग। पहले तो सभी को बहुत ही शुभकामनाएं और त्योहारों के मौके पर सरकार की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है। ये वेलकम बोनस से देखिए शरद। हालांकि देखिए बाजार के अपने कैलकुलेशन होते हैं, बाजार की अपनी चाल होती है, लेकिन ये कंज्यूमर्स के लिए बड़ी राहत है और इकोनॉमी के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निश्चित तौर पर इससे बूस्टर मिलेगा। इससे हम इनकार कर नहीं सकते हैं। और ये टैरिफ के टेंशन के बीच सरकार ने जो कुछ भी किया ना, बहुत जल्दी जल्दी किया है। मतलब कई बार हम सरकार की आलोचना भी कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस से फैसले जल्दी नहीं लिए जाते हैं, लेकिन ये जीएसटी वाले मसले पर आप देखिए, पीएम मोदी ने 15 तारीख को लाल किले से ऐलान किया और आज 4 सितंबर है। 20 दिन से भी कम का समय बीता है और हम देख रहे हैं कि जीएसटी को लेकर नया फ्रेमवर्क आ गया है। बहुत सारी चीजों को जीएसटी के नेट से बाहर कर दिया गया है। मतलब पहले आलोचना भी होती थी कि अगर जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 4 और 5 स्लैब क्यों हैं? अब ये मोटा मोटी 2 स्लैब रह जाएंगे और ये निश्चित तौर पर शरद देखिए बड़ी राहत है। सरकार के फाइनेंशियल पर, सरकार के कमाई पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, अदरवाइज कंज्यूमर्स के लिए ये एक बड़ा बूस्टर है। और देखिए कंजम्पशन डिमांड को बात करने की बातचीत हो रही है। कंजम्पशन डिमांड कितनी बूस्ट होगी इसके हम आगे चर्चा करेंगे, ये हम एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन ये राहत जरूर है, क्योंकि लोगों के हाथ में अगर मान लीजिए सेविंग अगर बढ़ती है तो उसका फाइनेंशियलाइजेशन भी होता है। वो फिर बाजार में भी पैसे आते हैं, फिर वो म्यूचुअल फंड में पैसे जाते हैं, फिर वो लोग इंश्योरेंस पर पैसे खर्च करेंगे और कुछ चीज़ों पर जिनको जीएसटी के नेट से बाहर किया है। एक तो जो बिल्कुल बेसिक गुड्स हैं, बाकी हम देख रहे हैं कि करीब 33 दवाएं ऐसी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा इंश्योरेंस में हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसीज, हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी को खत्म करने का फैसला लिया गया। तो निश्चित तौर पर काफी सोच विचार के काफी ये बड़ा फैसला है। और ये कल एक मैराथन बैठक चली है जीएसटी काउंसिल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, और उसके बाद हमने देखा कि ये सारी की सारी चीजें निकल के आई हैं। मेरा बस एक कंसर्न है बाजार को लेकर ना, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आज के सत्र में थोड़ा सा ना होश के साथ बुलिश तो रहना है, लेकिन सोचना है कि आखिर बाजार ने पहले रिएक्शन दे भी दिया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रख रहा हूं शरद। देखिए 18 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में, यानी कि पीएम मोदी का भाषण शुक्रवार को, उसके बाद जब सोमवार को बाजार खुले 18 अगस्त को, उससे लेकर अब तक जो कंजम्पशन वाले जो सेगमेंट्स हैं, जो आपको पिक्चर देख रहे हैं कि बाजार चल चुका है। आप सिर्फ निफ्टी को देख के बाजार का अंदाजा मत लगाइए। निफ्टी ऑटो में हम देख रहे हैं कि करीब 7% की तेजी हो चुकी है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6.6% की, निफ्टी एफएमसीजी 4.2%, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन 3.8%। हालांकि निफ्टी हमने देखा कि इस खबर को डिस्काउंट किया, और भी चैलेंजेस थे, टैरिफ को लेकर टेंशन थी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, तो निफ्टी जरूर सिर्फ 0.3% आपको ऊपर दिखेगा, अदरवाइज बाजार चला हुआ है। ये गैप के साथ बाजार आज खुलेगा और मेरा मानना है कि थोड़ा सा ना संभल के, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में बाजार में कोई गलत दाव नहीं लेना है। बाजार चलेगा। आज हो सकता है कि आज इंट्राडे में हम 25,000 के ऊपर के भी स्तर देखें, लेकिन लेना कहां पे, ये थोड़ी सोचने वाली चीज है। तो
एक बहुत ही शानदार फैसला है। मतलब मैंने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद सुनी, रिपोर्टर्स के सारे मैंने सवाल भी सुने। प्रकाश हमारे रिपोर्टर वहां पे थे, उन्होंने पूछा भी था कि इसको लेकर जीडीपी पर कितना असर आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नहीं, एक अच्छा खासा बूस्ट हम देखेंगे जीडीपी में भी। और पहले भी हमने देखा कि जो तमाम एजेंसीज हैं या फिर जो एफआई ब्रोकरेजेस हैं, उनका ये कहना है कि इस जीएसटी के बूस्टर से 0.8% हम इंपैक्ट देख सकते हैं हेडलाइन जीडीपी में। तो अगर ये और बेहतर चीजें होती हैं तो एक जो पेन पॉइंट वाला एरिया है कि एफआईज नहीं आ रहे हैं, शायद उनकी भी हम शुरुआत होते हुए देखेंगे। लेकिन बेहद बेहद ही शानदार डिसीजन से कुछ की सेक्टर्स हैं जहां पर आज हम फॉलो अप बाइंग देखेंगे, इसकी भी हम बातचीत करेंगे शरद। तो जीएसटी का त्योहारी बोनस और नवरात्रि से नई शुरुआत होती नजर आएगी। फेस्टिवल बोनांजा जिसकी बात हो रही थी, फेस्टिवल बोनस सरकार की तरफ से देश के हर तबके के नागरिक के लिए जीएसटी पर ये जो त्योहारी बोनस है वो लागू होता हुआ दिखेगा। और खास तौर से आपको बता दें कि नई जीएसटी दरें, ये जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, 5% और 18% कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करेगी और इसके साथ साथ ज़रूरी आइटम्स, रोज़मर्रा की वस्तुएं जो हैं उस पर काफ़ी हद तक कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, और सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, एग्री सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भी यहाँ पर सरकार ने फैसले लिए हैं। लेकिन आइए इस बड़ी खबर पर टैक्स के लिहाज से किस तरह का इम्पैक्ट होगा, लीगैलिटी एंगल क्या होगा, ये भी समझते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। अब मेरे साथ अभिषेक रस्तोगी जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। एक बड़ा अनाउंसमेंट इस वक्त और कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, और ये बात तो तय है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय सरकार जो है काफ़ी हद तक भारत की इकोनॉमी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी लिए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जीएसटी रेट कट से आम उपभोक्ता को कितना फायदा मिलता दिखेगा, और क्या आपको लगता है कि कंपनियां पूरा फायदा जो है पास ऑन करेगी? साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? टैक्स के फ्रंट पर आपके फर्स्ट टेक्स क्या है अभिषेक? मानसी, देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने रामबाण उपाय यूज किया है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ये बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो जितने भी हम 3 हफ्ते से डिस्कशन करते जा रहे हैं कि इन गुड्स एंड सर्विसेज पर रिडक्शन होना चाहिए, उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लेके रेट को कम किया है। बिकॉज इस समय त्योहार के माहौल में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद ये तो तय था कि ये अनाउंसमेंट्स होने हैं, किस लेवल पर होने हैं, क्या डेडलाइन आनी है, वो कल जीएसटी काउंसिल ने सर्टेनिटी दे दी। जो आपने बात बताई कि नवरात्रों पर ये टैक्स इंप्लीमेंटेशन होता है, वो एक बहुत बड़ी राहत है कंज्यूमर के लिए। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो सवाल ये है कि क्या ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा, क्या कंज्यूमर को ये रेट रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि ये बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसको भी अपनी प्राइस फिक्सेशन इस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन जो होगा वो रेट्स रिडक्शन को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा और बेनिफिट्स कंज्यूमर को पास करने पड़ेंगे। किसी भी सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट को किसी भी स्टेज पे लगता है कि बिजनेसेस ये बेनिफिट पास नहीं कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट के पास अभी भी ये स्टैट्यूट में प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूट में पावर्स हैं कि वो एंटी प्रॉफिटरिंग जैसे डेटरेंस लगा सकता है और लगा सकता है जिससे कि ये बेनिफिट कंज्यूमर को मिले। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को ये मौका देना चाहती है कि वो पहले कंज्यूमर तक बेनिफिट पास ऑन करें, और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा हार्श स्टेप अभी नहीं लेना चाहिए। मगर अगर किसी एसेंशियल सेक्टर सर्विसेज या गुड्स के लिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो गवर्नमेंट लेने से कतराएगी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो सारा बेनिफिट जो है कंज्यूमर्स को जाना चाहिए, यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है गवर्नमेंट बता रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने वक्त निकाला और हमें जो है बताया
कि टैक्स से क्या इनिशियल इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं सेक्टर वाइज या ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर। लेकिन अभिषेक आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि बाजार का सेटअप देखें तो कल जो था बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली। मिड कैप स्मॉल कैप 3 दिन से सपोर्ट कर रहे थे। निफ्टी 24,700 के ऊपर बंद, बैंक निफ्टी भी 54,000 के ऊपर। और देखिए लेकिन एफआईज और डीआईज की बात करें और एक बार एफआईज डीआईज पे भी बात कर लेते हैं कि और यहाँ पे देखें तो एफआईज की जो है मोमेंटम जो है अभी भी नहीं आ रही है। 8 दिन से सेलिंग आया है। डीआई की थोड़ी सपोर्ट है, 92% का शॉर्ट्स भी है। तो एक बार उस पर भी हम डिटेल ज़रूर लेंगे अभिषेक से, किस तरह बाजार का सेटअप है और एफआईज का है। लेकिन मानसी एक बार अमेरिकी बाजारों पे भी एक बार चार्ट चेक ले लेते। कुछ उनका मैक्रो डेटा आया था तो बॉन्ड यील्ड्स थोड़े कम हुए थे, बट कुछ मैटर करता है आज? नहीं शरद, इनफैक्ट आज सारा का सारा फोकस जो है ये जो बोनांजा अनाउंसमेंट हुआ है उसी पर रहेगा। लेकिन यस, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार ग्लोबल चेक आपको बता जरूर देते हैं कि ग्लोबल बाजार की स्थिति क्या है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन करीब 150 अंकों की मजबूती यहाँ पर हम देख रहे हैं। सो पॉजिटिव फ्रॉम देयर। 24,967 के लेवल्स। कल इनफैक्ट बाजार ने लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में अच्छा रिएक्शन भी दिया था, रिकवरी भी थी। उम्मीद यही करके चलेंगे कि अब ये गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन जो है यही तस्वीर भारतीय बाजार जब खुले तो इसी तरह के लेवल्स 24,900 और उसके आगे 25,000 तक हम देख पाएं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव बूस्टर्स है ज़रूर। यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें, टेक शेयरों में हमने देखा निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई और इसी के चलते अमेरिकी बाजार जो है अच्छा क्लोज होते हुए दिखे हैं। निचले स्तरों से रिकवरी वहां पर देखने को मिली है। डाउ की अगर बात करें 300 अंकों की रिकवरी जरूर हमने देखी। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में करीब 200 अंकों का उछाल और एसएनपी में भी 32 अंकों की बढ़त देखने को मिली। फ्यूचर्स की अगर बात करें वहां पर डाउ फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 10% की डाउन ट्रेंड्स हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स में मजबूती है। फ्यूचर्स को ड्यूरिंग द सेशन भी हम वॉच आउट करते रहेंगे। लेकिन एशियाई बाजार अच्छे हैं, दमदार शुरुआत। इनफैक्ट अगर आप देखें जापान के बाजार निक्केई में करीब 550 अंकों की मजबूती है। वहीं कॉस्पी में हल्की सी तेजी नजर आ रही है। और साथ ही बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स और इन पर्टिकुलर एनर्जी पैक की अगर मैं बात करूं, कच्चा तेल 2.5% गिरा है, $67-68 बैरल के आसपास। और घरेलू बाजार में भी 2.5 से 3% तक की गिरावट कच्चे तेल की चाल में नजर आ रही है। हालांकि नेचुरल गैस में मजबूती है। और सोने चांदी का हाल, सोने चांदी में तो लगातार शाइन्स हैं ही। और विदेशी बाजार हो चाहे घरेलू बाजार, और घरेलू बाजार में खासतौर से ध्यान रखिए करीब 1000 अंकों से भी ज्यादा की बढ़त सोने में और सोने से ज्यादा बढ़त चांदी में देखने को मिली। 1,25,000 रुपए के पास पहुंचती हुई चांदी। सो गोल्ड सिल्वर आर शाइनिंग शरद इन ट्रेड। और आज के सत्र में भी बाजार खुलने के साथ कैसा इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट करेंसी पर होगा उस पर नजर रहेगी। यूएस मार्केट्स अच्छी तरह क्लोज हुए, एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत है। सो ऑल इन ऑल ग्लोबल सेटअप अच्छा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ग्लोबल सेटअप तो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक सेटअप जो है वो सुपर्ब है, वो बेहतरीन नजर बेहतरीन है। तो उस पर भी जो है सेटअप रखेंगे। लेकिन अब सेटअप की सवाल तो आ ही रही है मानसी, तो अभिषेक के पास चलते हैं। किस तरह जो है भारत का जो मार्केट का जो सेटअप है उस पर बात कर लेते हैं और एफआईज डीआईज की भी क्या अपडेट आ रही है उस पर भी अभिषेक जरा बता दें। शरद देखिए, आज एफआईडीआईज के नंबर या फिर ग्लोबल संकेत कैसे हैं, मतलब आज काम के नहीं है। मतलब अगर उसको हम छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं होती, बट ये कि हम रोज शो करते हैं और हमारा एक फॉर्मेट है, लोग वेट करते रहते हैं कि अच्छा कहाँ पर क्या हुआ है, ये बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आज हम बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उन ट्रिगर्स पर बाजार 1% का भी रिएक्शन देगा नहीं। शरद, मतलब आपको याद भी नहीं होगा कि कितने सत्र के बाद आज हमने देखिए सुबह के 15 मिनट निकाल लिए हैं और हमने ट्रंप का नाम नहीं लिया। आज हमने अभी टैरिफ की चर्चा की नहीं। तो ये है कि जब डोमेस्टिकली कोई चीजें अच्छी हो रही हैं तो फिर ना अपनी हम बात करते हैं। और टैरिफ को लेकर टेंशन थी और इसको देखते हुए भी सरकार हालांकि इस पर सीधे नहीं कह रही कि हम टैरिफ को लेकर ही जीएसटी का हमने फैसला लिया है, जीएसटी घटाने का, उसको रैशनलाइज करने का। लेकिन पीएम मोदी का स्टेटमेंट वो बहुत टाइमली आया और इंटेंट दिखाया उन्होंने कि नहीं, हमें अपनी कंजम्पशन को बूस्ट करना होगा। अब ये देखने वाली चीज होगी कि कंजम्पशन अगर बूस्ट होगा तो क्या चीजें बूस्ट होंगी। एक तो चीज देखिए शरद, ये है कि सरकार का मतलब ये इतना बेहतरीन ये डिसीजन है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जीएसटी के नेट में लिटरली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक थी, उनको बाहर किया गया। पैकेज दूध है, छेना, पनीर, चपाती, रोटी, इस तरह की चीजें, बटर वगैरह पर भी हमने देखा कि जीएसटी वगैरह कम किया गया।
और कुछ सिन गुड्स हैं जैसे कि सिगरेट, टोबैको वगैरह, या फिर जो लग्जरी कारें हैं उन पर जीएसटी को बढ़ाने का फैसला किया गया, उनको 40% वाले स्लैब में डाला जाएगा। ए रेटेड कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उन पर भी जीएसटी का थोड़ा बोझ बढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा शरद कि क्या इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था, क्या बाजार को इसका अंदाज़ा नहीं था? जो भी ऐलान आए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, हमारे रिपोर्टर हैं प्रकाश प्रियदर्शी, इन तमाम डेवलपमेंट्स को पहले से कवर कर रहे थे और उनकी जितनी भी न्यूज ब्रेक है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे चैनल पर ही सारी की सारी न्यूज ब्रेक कंफर्म हुई है, ये इंडस्ट्री में, ये मुझे लगता है सारी टीवी चैनल्स में सभी को अंदाजा लग गया था कि नहीं होने क्या वाला है। चीजें बाहर निकल के आ रही थी। पहले जियो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी सिफारिशें दी हैं सारी की सारी जीएसटी काउंसिल में मंजूरी कर ली गई हैं और हमने देखा है कि तमाम शेयर चले हैं शरद, निफ्टी नहीं चला है। निफ्टी जहां से चला, हमने देखा था कि 14 अगस्त का जो लेवल था निफ्टी का वो था 24,631 का और अभी उसके कितने ऊपर हैं, 100 पॉइंट, वो भी कल की तेजी के बाद हम ऊपर आए हैं। तो निफ्टी नहीं चला है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें चल चुकी हैं। तो हमें बहुत ही ना रैशनल ढंग से होकर बाजार में सोचना पड़ेगा कि आज के सत्र में करना क्या है। एफआईज वगैरह बता देता हूं। देखिए एफआईज की कल भी बिकवाली आई है। सितंबर के लगातार 3 सत्र में एफआईज ने बेचा है, 4,25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। लॉन्ग होल्डिंग बढ़ नहीं रही है, 8% के आसपास का है। देखते हैं शायद अब बढ़े, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो करेंगे एफआईज, क्योंकि बाजार अगर चले तो ऐसा नहीं कि वो अपने शॉर्ट को लेकर हट करेंगे, वो करेंगे, वो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ज्यादा उसमें कुछ रीड करने वाली चीजें नहीं है। बाकी डीआईएस का सपोर्ट लगातार बाजार में कायम है। आज के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए शरद, दिक्कत यह है बस एक कि गैप के साथ बाजार खुलेगा। अब ये 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, मेरा मानना है कि जितना कम हो जाए नहीं है, अगर ये मैं कहता हूं 50 पॉइंट होता तो मैं ज्यादा खुश होता कि आपके लिए गुंजाइश ज्यादा बनती। अदरवाइज गैप के साथ खुलने पर फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। जिनके पास पुरानी होल्डिंग है, जो कल बाइंग करके गए हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन जो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि एक्चुअल अनाउंसमेंट आ जाए, और ये भी आप ध्यान रखिए कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 तारीख को होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में सारे के सारे फैसले, रात को 11 बजे तक, 11:30 तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। आखिरी बार सरकार की तरफ से कब हुआ था इस तरह का कोई ऐलान, और इतने लेट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो ये फटाफट चीजें हुई हैं। नए इन्वेस्टर के लिए, नए ट्रेडर के लिए थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति होगी, थोड़ा मन महसूसेंगे। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आज हो सकता है कि निफ्टी अटेम्प्ट करे 25,000 के ऊपर निकलने की भी। एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वहां पर। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बड़े गैप्स के से खुले तो उसको राइड करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वो रिस्की हो जाएगा। थोड़ा बाजार को सेटल होने दे, थोड़ा ठंडा होने दे। और मेरा मानना है कि अब जो सपोर्ट लेवल है वो शिफ्ट होकर आ गया है 24,600 से 700 की रेंज में। 24,700 से 800 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए, और कम से कम जो टारगेट रखना चाहिए वो रखना चाहिए 25,000 का। शॉर्ट नहीं करना है। अगले कुछ दिन तक बाजार में तेजी बनी रहेगी और शॉर्ट करके आप फंस जाएंगे। अभी ये 2 दिन कम से कम, आज और कल, तो आप ये जीएसटी की खबरों पर ही आप बाजार को तेजी से कुलांचे भरते हुए देखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे शरद और मैं, अभिषेक, तो अब की बार 25,000 इस पर फोकस रहेगा। निफ्टी ने तो इनफैक्ट कल ही चेयर कर लिया था। 25,000 मानसी, बिल्कुल सही। चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि आज बाजार जब खुले इन लेवल्स को हम देख पाएं। और कल ही इनफैक्ट लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में क्या जबरदस्त रिकवरी हमने देखी। ड्यूरिंग द सेशन लगा नहीं था, लेकिन ओवर क्लोजिंग लगभग सारे इंडिसेस में रिकवरी थी, चाहे बेंचमार्क्स हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो। निफ्टी पर तो स्ट्रैटेजी हमने बताई अभिषेक, लेकिन साथ साथ बैंक निफ्टी जो है परेशान करने का काम कर रहा है। इनफैक्ट हम लगातार हमारे व्यूवर्स को बता भी रहे हैं कि वो बैंक निफ्टी ही है जो कि बाजार को चलने नहीं दे रहा है। कल के सत्र में तस्वीर वहां पर भी थोड़ी अलग थी। बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी थी, लेकिन बावजूद इसके टुवर्ड्स क्लोजिंग हम देख रहे थे बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी कुछ हद तक एक इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। सेक्टर वाइज अप्रोचेस अगर देखें, लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन, अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला था। सिर्फ आईटी सेक्टर ने एक बैकसीट पकड़ी थी। बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स पर अहम होंगे आज के लिए? कि मानसी, निफ्टी बैंक भी अब थोड़ा सा ना कमर कसने की तैयारी में है, और कल उसने संकेत दे दिए हैं कि बहुत हो गया। मैंने काफी लोगों को परेशान किया, क्योंकि ऊपरी स्तर से 2,500 पॉइंट निफ्टी बैंक गिर गया था, और कल हमने 54,000 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है मानसी कि निफ्टी बैंक भी अब पीछे नहीं रहेगा।
डिप्रेशन का दौर काफी हो गया है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक भी तेजी की चाल दिखाएगा। हम बार बार कह रहे थे कि देखिए ऐसे कोई नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं है। कल जेफरीज की वो रिपोर्ट भी आई, जेफरीज ने भी ये कहा कि कोई ऐसा टैरिफ का ज्यादा असर नहीं आएगा। एक्सपोजर जो है वो रफली 4 से 6% के आसपास का है हमारे बैंकिंग सिस्टम का टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स में। तो देखते हैं 55,000 मुझे लगता है कि आप जल्द ही आते हुए देखेंगे। और मैं थोड़ा सा व्यू मेरा ना निफ्टी बैंक पर पॉजिटिव हो रहा है, निफ्टी के मुकाबले भी मैं कहूंगा कि लगता है कि ज्यादा गिरा है तो वहां पर तेजी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कम से कम 55,000 के लिए आपको निफ्टी बैंक में भी मानसी आज तेजी करके चलनी चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। 54,000 के ऊपर आकर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दे दी है, और कुछ की डीएमएस के ऊपर भी निफ्टी बैंक निकला है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 10 दिन के डीएमए के आसपास ही हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं, तो गुंजाइश है निफ्टी बैंक में। और आज आप तेजी देखेंगे निफ्टी बैंक में भी कुछ दिनों के लिए। देखिए क्या है ना कि आगे नेगेटिव खबरें आएंगी, बाजार का ये दस्तूर है, और फिर हो सकता है कि टैरिफ वाली टेंशन फिर से निकल के आए, ट्रंप फिर कुछ कहें, एक्सपोर्ट को लेकर चैलेंजेस सामने आए। ये तो होता रहता है, ये लाइफ है। लेकिन ये जो खबर है जीएसटी की, ये काफी पॉजिटिव है। और मैं कुछ सेक्टर्स मेंशन कर दूंगा जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी गुंजाइश काफी अच्छी है। आप देखिए सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर किया गया है 18%। तो होम बायर्स के लिए आगे थोड़ा सा मुझे लगता है कॉस्ट भी कम होती हुई दिखेगी। हो सकता है जिनको अपना घर बनवाना है, जिनको खरीदनी है सीमेंट, बाकी स्टील, तमाम चीजें, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। ये सीमेंट वाली राहत बहुत बड़ी है। इसके अलावा इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस पर अभी तक जीएसटी लग रही थी, उसको पूरी तरह से सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। तो आज इंश्योरेंस कंपनीज में आप एक्शन निश्चित तौर पर देखेंगे। ऑटो शेयर चले तो हैं मानसी, 6.8% निफ्टी का ऑटो इंडेक्स चल गया है 18 अगस्त से लेकर अब तक। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी स्टीम है, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ये भी चलेंगे। और इसके अलावा हॉस्पिटल शेयरों पर नजर रख के चलिए। ये जो इंश्योरेंस में जो जीएसटी को लेकर राहत दी गई है, तमाम जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं उन पर जीएसटी खत्म की गई है, थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस पर भी आएगा। और एफएमसीजी में मुझे लगता है कि देखिए आपको ना ये समझना पड़ेगा जो जरूरी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि पनीर 2 रुपए सस्ता हो गया तो आप 2 पैकेट ज्यादा लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि दूध आप 1 लीटर मंगा रहे हैं तो कल से 2 लीटर मंगाने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन यह कि हाँ, जो डिस्क्रिशनरी वाली जो चीजें हैं, रेस्टोरेंट्स हो गया या फिर अपैरल टेक्सटाइल हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि 2,500 से नीचे के जूते और कपड़ों पर भी जीएसटी घटाने का ऐलान किया गया है। तो उन पर आप फोकस करके चलिए। मैंने एफएमसीजी को थोड़ा सबसे नीचे रखा आज के लिए, सबसे ऊपर मैंने सीमेंट और इंश्योरेंस को रखा है। यहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक और चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। एक सवाल यह भी पूछा गया, कोई रिपोर्टर था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पूछा गया कि क्या ये चीजें कंज्यूमर को पास ऑन होंगी। देखिए अगर पास ऑन होंगी तो ही फिर इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियरी होगा। अगर इंडस्ट्री ने ये किया कि नहीं ठीक है, जो जीएसटी घटाई गई सरकार की तरफ से और मान लीजिए उन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, तो फिर मामला फिर वही रह जाएगा। तो इस पर नजर रहेगी, देखते हैं कि इस पर क्या क्लैरिफिकेशंस आते हैं। और अब हम आज कोशिश करेंगे टीएनओ स्वदेश पर तमाम इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग सेक्टर से, कंजम्पशन वाले खेमे में, उनसे बातचीत करके उनकी भी स्ट्रेटजी और वो इसको कितना फायदेमंद देख रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा बूस्टर और बाजार को यहां से एक नई जान, एक नई ऊर्जा देने का काम ये करेगा। जब बाजार में दिशा या ट्रिगर्स नहीं मिल रहे थे, जब रिजल्ट सीजन चल रहा था, लगभग हम हर रोज ये कहते थे कि रिजल्ट अर्निंग सीजन तो चल रहा है लेकिन ट्रिगर्स मिसिंग हैं। और उसके ठीक बाद, उसके ठीक साथ साथ ग्लोबल फ्रंट पर जो टैरिफ को लेकर अटकलें थी, बाजार को परेशान करने का काम कर रही थी। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सरकार ने खोज निकाला है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ी रिलीफ है जो कि कंजम्पशन को बूस्ट देगी और हर तबके के नागरिक के लिए कुछ ना कुछ सरकार ने सोचा जरूर है। सीमेंट, इंश्योरेंस, ऑटो, हॉस्पिटल, एफएमसीजी, तमाम सेक्टर्स पर फोकस है। और इन सेक्टर्स पर फोकस क्यों है और इससे कितना असर पड़ता दिखेगा, हर सेक्टर से जुड़ी रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन साथ साथ हमारी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी जुड़ती जा रही है। तो आइए उनसे भी समझते हैं कि इस खबर का असर वो कैसे भाप रहे हैं मार्केट पर, इंडेक्स पर उनका नजरिया क्या है और स्टॉक स्पेसिफिक उनके रेडार पर आज क्या कुछ होगा। कुणाल परार है हमारे साथ और रत्नेश गोयल हमारी पैनल पर, दोनों एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुणाल, कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक
चल रही थी तब भी हम साथ थे, बातचीत कर रहे थे और इस पर लगातार हमारे टेक और एनालिसिस व्यूवर्स तक पहुंचा रहे थे। और आज अब देखिए तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर आ रही है। इम्प्लाइड इंडिकेशंस की अगर बात करें, भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कई सारे सेक्टर्स होंगे जिस पर बात आज हमें करनी होगी, बिकॉज कंजम्पशन को लेकर बड़ा बूस्ट है और इससे लगभग कई सारे सेक्टर्स पर एक इम्पैक्ट आता दिखेगा। कुणाल, शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे, बताएं मार्केट का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आपके? वेल, गुड मॉर्निंग एंड यस, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द जीएसटी काउंसिल मीटिंग ओनली। एंड एक अच्छी न्यूज़ आई है जीएसटी काउंसिल को लेकर, उसके बेस पे मार्केट में आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। एंड व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ वॉर चल रहा है एंड वो टैरिफ वॉर को काउंटर करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रेटें कम करने का जो प्लानिंग किया है, मुझे लगा है कि पूरा का पूरा कंजम्पशन थ्योरी इसके बेस पे बूस्ट होगा। और आई थिंक ये 22 सितंबर के बाद ये रेट लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। और दिवाली इस बार की काफी अच्छी जाएगी। जो भी एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कुछ होम अप्लायंसेस बाइंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आई थिंक दिवाली बहुत ही बढ़िया जाएगी। एंड एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मैं इस गवर्नमेंट के लिए बोलना चाहूंगा एंड थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो वो जीएसटी लगा रहे थे, वो जीएसटी फिलहाल नील कर दिया है। सो बहुत ही बड़ा बर्डन जो है पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस को लेके वो हट चुका है। सो डेफिनेटली जो स्टेप लिए हैं वो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ही है। इस लेवल पे अगर मार्केट की बात करें तो बट ऑब्वियसली फिलहाल 100-125 पॉइंट ऊपर फिलहाल गिफ्ट निफ्टी है। सो हमें वहीं पे एक मार्केट का जो ओपनिंग है वो मिलते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन थियोरी ही मोस्ट यहाँ पे फोकस रहेगी। और उस कंजम्पशन थियोरी में हम जिसके ऊपर फोकस करके चलेंगे वो दो स्टॉक होगा। नाउ एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक होगा और दूसरा जो होगा टू व्हीलर होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो रहेगा वोल्टास रहेगा। आप देखिए रिसेंटली जो मोमेंटम वोल्टास में हमें देखने को मिली है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वोल्टास आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी 1407-1410 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, तो 1400 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1430 के अराउंड का क्लोजिंग है। एंड टारगेट की बात करें तो 1400 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो रहेगा तकरीबन 1455 एंड 1455 अगर ब्रेक होता है तो वन वे रैली में ये स्टॉक में हमें 1500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक वोल्टास रहेगा जिसके ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। एंड दूसरा जो है वो टीवीएस मोटर है, क्योंकि आज के टाइम पे टू व्हीलर में पर्टिकुलरली मोपेड और स्कूटी में टीवीएस मोटर सबसे आगे है। एंड प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी टीवीएस सबसे आगे है, तो टीवीएस को एक अच्छा खासा बेनिफिट वहां पे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो टीवीएस मोटर खरीदारी करके चलने की सलाह है। टीवीएस मोटर 3400 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे एसएल जो मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 3330, यानी कि 3330 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। एंड टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो भी 3455 का है, 3455। और जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको वन वे रैली में 3550 को भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली वोल्टास और टीवीएस मोटर पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल, वोल्टास और टीवीएस मोटर इन दोनों पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी कंजम्पशन नेम से। लेकिन अब चलते हैं रत्नेश गोयल जी की तरफ, और वैशाली मैम भी हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन सबसे पहले रत्नेश जी आपसे जो है स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद जो है आप ईटी नाउ स्वदेश पे आ रहे हैं, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। रत्नेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि हमने तो कंजम्पशन की बात की, लेकिन सीमेंट स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अभिषेक भी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सीमेंट में ज़्यादा अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है जिस तरह रेट कट आएगा। और देखिए ट्रांसमिशन में भी टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते में आ जाएगा, मानसून खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर बहुत स्वीट स्पॉट रह सकता है फंडामेंटली। रत्नेश जी, सीमेंट पे आपका क्या राय रहेगा? कौन से स्टॉक्स में जहाँ लगता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है अभी, और पोजिशनल बेट भी ले सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। या डेफिनेटली काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बट ठीक है, देखिए जब भी आए थे एक अच्छी शुरुआत के साथ में आ रहे हैं ईटी नाउ वापिस से, तो बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि जो इतने टाइम का जो कंसोलिडेशन था बाजार में, आज एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा।
ऊपर 25,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर देता है तो मुझे ऐसा लगता है जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे बाजार में बनता हुआ वो कंफर्मेशन आ जाएगा 25,000 के ऊपर, और यहाँ पे 25,200-300 तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो आज की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर आना एक इम्पोर्टेंट रहेगा आगे के लिए, रैली के लिए। अब अगर सीमेंट में बात करें तो देखिए सीमेंट में काफी टाइम से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जो काफी जो एक मात्र जो स्टॉक मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो एक इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट में काफी एक अच्छी तेजी अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इंडिया सीमेंट में अभी हाल ही में ओएफएस भी आया था, उसके बाद में एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। तो 380 रुपए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है यहाँ पे 380-370 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो तेजी बनती है मुझे ऐसा दिखाई देता है कहीं ना कहीं 480-500 रुपए तक के टारगेट एक शॉर्ट टर्म में हमको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। ये रत्नेश जी की पिक्स होंगे और सीमेंट पर उन्होंने व्यू दिया। कल हमने देखा था कि इंडिया सीमेंट्स में बढ़िया तेजी बनी और 400 रुपए के ऊपर जाकर बंद हुआ। अंबुजा एसीसी में भी तेजी रही, थोड़ा सा पीछे रहा अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट कमजोर रहा कल के सत्र में। तो इन सीमेंट शेयरों पर आप आज भी नजर रख के चलिए। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है वैशाली जी, अच्छा लग रहा है। आपकी कॉल से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपने कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, क्या कंजम्पशन वाले शेयर हैं या कंजम्पशन के बाहर के भी शेयरों को आपने अपने लिस्ट में जगह दी है? मॉर्निंग, यस, आज अच्छा सा स्टार्ट है। सो आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल सभी में तेजी दिख रही है। तो मैंने एक स्टॉक जो चूज किया है वो अशोक लेलैंड। कल भी हमने देखा दैट इट वाज शोइंग स्ट्रेंथ और ट्रेंड भी अच्छा ही है। सो 130 का भाव था कल क्लोजिंग पे। तो आई थिंक 124 के सपोर्ट के साथ इसको खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 150। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। और दूसरा जो मैं अभी चूज कर रही हूँ वो है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस एक्चुअली काफी बीटन डाउन भी है और टेक्निकली वेरी वेल प्लेस। सो नई बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे ये सही लग रहा है। 870 के स्टॉप लॉस के साथ ये 950 का पोजिशनल टारगेट रहेगा। ठीक है, ये 859 ये टारगेट आपने क्या बताया वैशाली जी बजाज फाइनेंस के लिए? 870 स्टॉप लॉस और 950 टारगेट। ठीक है, 870 और 960 के टारगेट होंगे बजाज फाइनेंस के लिए। कुणाल जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे वरुण बेवरेजेस के शेयर पर, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर, एरेटेड ड्रिंक्स पर जीएसटी को बढ़ाकर कर दिया गया है अब 40%। जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें उसको भी रखा गया है, सिगरेट, टोबैको, लग्जरी कार और भी कुछ तमाम चीजें हैं। उसकी लिस्ट भी हम सामने लेकर आएंगे। वरुण बेवरेजेस में 2-3 सत्र से हम देख रहे थे कि थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही थी। क्या करें वरुण बेवरेजेस के शेयर में? अभिषेक जी, जैसा आपने कहा 40% टैक्स एडिटेड है, सोडा है, ये सारे के सारे जो ड्रिंक्स है उसके ऊपर लगने वाले हैं, सिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले हैं। बट ऑब्वियसली उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये सारे के सारे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी क्योंकि वॉलेटिलिटी बट ऑब्वियसली आज के दिन में ज्यादा रहेगी। नो डाउट स्टॉक टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक 200 MA के ऊपर सस्टेन हो रहा है एंड ऑलरेडी 200 MA के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 100 MA के ऊपर बहुत दिनों से ट्रेड हो रहा है। एंड RSI इंडिकेटर के बेस पे भी 50 का जो मार्क उसका सपोर्ट लिया हुआ है। जो टेक्निकली तो स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन ये न्यूज कहीं ना कहीं पर्टिकुलर VBL को भी इफेक्ट कर सकती है। सो मुझे लग रहा है कि टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करें वही सही रहेगा, वही सबसे आसान रास्ता रहेगा। वन शुड फोकस ऑन अदर FMCG काउंटर्स, हाउस होल्ड काउंटर्स, जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिले। ये बिल्कुल अभी जो है अवॉइड की राय आ रही है वरुण बेवरेजेस के लिए। अब सेन लग्जरी गुड्स को लेके जो है ऑफकोर्स 40% तक जो है टैक्स रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक नया स्लैब ज़रूर रहेगा। ऑफकोर्स 2 मेजर स्लैब्स की भी तो बात हो रही है। रत्नेश जी, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे, ज़रा बताएं। बिल्कुल, मेरे 2 टेक्निकल पिक है। इसमें जो सबसे पहले है मेरी तरफ से भी टू व्हीलर बजाज ऑटो में काफी हमको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं इसमें एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे एक परफेक्ट राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे सभी अपने की एवरेजेस उसने होल्ड करा, काफी अच्छी एक
यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्टिविटी लोअर लेवल पे हमको दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इंट्राडे के साथ-साथ में कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में भी होल्ड करेगा तो काफ़ी एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखाई देगी। स्टॉप लॉस रहेगा 9080 का। जो इंट्राडे के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं वो 9150, 9180 तो दिखाई दे सकता है। 9200 रुपए के आसपास में थोड़ी बहुत इसमें रुकावट है। जब वंस इट क्रॉस 9200 के ऊपर क्लोज करेगा तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी तेजी इसमें बनेगी, 10,200-500 तक के लिए लेके जाएगी। तो कोई बड़ा सा व्यू लेके भी थोड़ा सा इसको रखना चाहे तो रख सकता है। दूसरा एक स्टॉक एक और है जो डिक्सॉन में काफी अच्छा यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसने भी अपने सभी की एवरेजेस में वहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दे रही है। मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है डिस्कॉन में भी काफी एक बड़ी तेजी यहाँ पे हमको दिखाई दे सकती है। हालांकि इंटरडे के लिहाज से 17,690 का स्टॉप लॉस लगा के 17,850, 17,900 के टारगेट बनते हैं, पर इसमें भी कोई थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया लेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 18,500, 19,000 तक के टारगेट अपने ऑल टाइम हाई तक जाने की काबिलियत रखता है वापस से। जी बिल्कुल, इस पे जो है ज़रूर नज़र रखें। डिक्सन टेक का इंटरेस्टिंगली इनका टीवी सेगमेंट में भी जो है बहुत जो है कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, और शुरुआती स्तर पे बात करें तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो टीवी पैनल्स पे भी बहुत फोकस रखे थे, और उस पर भी देखें तो जीएसटी रेट कट आ रहा है। ऑफकोर्स ये B2B सेगमेंट की है। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं सुधीर कौशिक के पास जो टैक्स एक्सपर्ट है। गुड मॉर्निंग सुधीर सर। आप सबसे पहले बताइए सर, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या रहेगा आप एज अ कंज्यूमर, जीएसटी इम्पैक्ट अगर ये पास आउट होता है, ये सारे जो रेट कट्स आए हैं, और ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, और ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो क्या रहेगा, ज़रा बताएं। तो ये जो हमारे साथ अभी ट्रम्प जी ने थोड़ा सा कुछ कोशिश की थी कि इकोनॉमी को या लोगों के मूड को कहीं ना कहीं डैम्पर किया जाए, कोई नुकसान पहुंचाया जाए, तो एक उसका काउंटर अटैक भी है कि हम अपनी इकोनॉमी को इंटरनली भी संभाल सकते हैं, और इसमें कंजम्पशन और कंप्लायंस दोनों को ही सरकार का एक, मैं कहता हूँ, एक तीर से दो निशाने हैं। जब वो कम करते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कंप्लायंस अपने आप बढ़ता जाता है। एक टाइम पर 7 लाख करोड़ के करीब हमारी इनकम टैक्स की टोटल कलेक्शन होती थी, अभी वो 24 लाख करोड़ पहुंच गई है पिछले 10 सालों में। तो इतना अच्छा जब आपकी सरकार परफॉर्म कर रही है, इसी तरह जीएसटी में जब से ये लागू हुआ है, आज आप 22 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, उसमें से सिर्फ 48,000 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फोरगो किया है। 48,000 करोड़ का 22 लाख करोड़ में से, जो कि पिछले साल 22 लाख थी, इस साल शायद 22 लाख से भी ज्यादा होगी जो रेवेन्यूज हैं जीएसटी की। तो कोई बहुत बड़ा फोरगोन नहीं है, लेकिन दिया जिन चीजों पर है वो जरूरत की चीजें हैं। आम आदमी की जो जरूरत है, कंजम्पशन बढ़ता है, पहले 12 लाख तक की इनकम को इन्होंने टैक्स फ्री किया था, तो कंजम्पशन को ही कहीं फॉलो कर रही है सरकार, जिससे कि ग्रोथ को भी मेंटेन किया जा सके, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग कम होती जा रही थी, कहीं ना कहीं वो दबाव पड़ता है। यहाँ तक कि अगर देखने में तो लगता है कारें बहुत बिकती हैं, पर पिछले 10 सालों में उतनी नहीं बिकी हैं जैसे कि हमारे देश की ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है। तो उन कारों को भी थोड़ा सस्ता किया गया है, एसीज को भी सस्ता किया गया है, और ये रैशनलाइजेशन जरूरी होता है समय समय पर। आपकी इकोनॉमी में जिस तरह की आपके पास गुंजाइश है, अगर अच्छा आपके पास आज मार्जिन है कि भाई आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वह कंट्रोल में है, आप इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी का मैनेज कर पा रहे हो आरबीआई के थ्रू, तो इतना कुछ डाटा अवेलेबल है डिजिटाइजेशन के बाद, तो ये एक सोचा समझा उपाय है। और इसमें जो दिवाली पर जो तोहफा देना चाहती थी सरकार, तो एक तो फाइनेंशियली भी दे दिया, इमोशनली भी लोगों को प्रिपेयर कर दिया, भाई दूध घी सब कुछ आपके लिए सस्ता कर दिया है, तो और ज्यादा अच्छे से अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, ना कि किसी आउटसाइड किसी स्टेटमेंट को फॉलो करें। उसके लिए भी सरकार जो उपाय करने हैं, कहाँ कहाँ और एक्सपोर्ट कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स को, कैसे उस टैरिफ को, तो ये काउंटर अटैक भी था। प्लस ये एक समय आता है जब आपको चीजों को बेटर करने का जरूरत होती है। और इसमें एक खास बात यह है कि 12% वाले में ना बहुत कम कलेक्शन होती थी। अगर 100 रुपए जीएसटी कलेक्शन है तो 5 से 7 रुपए के बीच में कहीं थी। तो जिसमें कलेक्शन भी कम है और कंफ्यूजन ज्यादा है, उसको उन्होंने हटा दिया है। सबसे जो 12% है उसको हटा ही दिया है। तो यानी कि हमने क्या किया कि जो कंप्लायंस थी उसको आसान तो किया, कंफ्यूजन को भी दूर किया। तो ऐसे में क्या होता है, पब्लिक में या बिजनेसेस में भी एक ईज ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं, सरकार उस तरफ पूरा पूरा काम कर रही है। ये कुल मिलाकर के बिजनेस के लिए भी आसान होगा कि मैनेज करें, लिटिगेशन कम होती है, लिटिगेशन कम होती है तो बिजनेसेस के एक्सपेंसेस कम होते हैं ओवरऑल, और
एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है या वो और स्केल कर सकते हैं। दूसरा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, उसके लिए भी कम्पिटिटिव हो जाती है हमारी मार्केट। अभी बाहर के देशों में ये टैक्स और आसान है, हमारे यहाँ अभी भी कॉम्प्लेक्स है। चाहे ये आसान होता जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम इंटरनेशनल जो हमारे बाहर के देश हैं वहां पर इससे बेहतर कर व्यवस्था है। यहाँ की कॉम्प्लेक्स है। जो बिजनेसेस हमारे, जैसे हमारी कंपनी जैगल मैनेज करती है इंडिया के जो स्पेंड मैनेजमेंट, वो बाहर वालों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडिया के अंदर। अभी जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स होने के बाद भी तो इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी और कुछ और होने की जरूरतें हैं। उसको देखते हुए सरकार समय समय पर कर रही है और बहुत अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि लोगों ने भी स्वागत किया है। अब मार्केट में किसी शेयर में ऊपर नीचे होना, ये करेक्शंस हैं और वो समय आने पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इसमें नेगेटिव चीजें आएंगी। और इसमें ओवरऑल क्योंकि सिर्फ 2-3% का भी नुकसान नहीं है सरकार के रेवेन्यू में और इतना अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए जो जितनी मेरी समझ कहती है तो ये बिल्कुल अच्छा सुधीर सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपने कही। और कह सकते हैं कि जो जीएसटी की जो रिएक्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री वाइज जो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है बाजार के लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सुधीर सर, आपने समय निकाला और ईटीना स्वदेश पे जो है अपनी बात कही। लेकिन टॉप 10 वाले भी स्टॉक्स होते हैं जीएसटी के जो इम्पैक्ट वाले रहेंगे। देखिए सेक्टर्स तो 30-40 हैं, लेकिन जो टॉप 10 है उसको मैं लेके आया हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे हम लोग। एफएमसीजी स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। एचयूएल, डाबर, मैरिको जैसे स्टॉक्स रहेंगे। एसेंशियल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जैसे कि साबुन हुआ, हेयर ऑयल हुआ, यहाँ पे देखें तो 18% से 5% गिर जाएगा जीएसटी रेट। डेयरी स्टॉक्स की बात करें, पराग मिल, खातसुन आग्रो, इन पे नज़र रखिए। बटर, घी, चीज़, डेयरी के जो स्प्रेड्स हैं वो 12% से 5% हो जाएगा। बीकाजी, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स, जो प्री पैकेज नमकीन और मिक्सचर होता है उसका जीएसटी जो है 12% से घट के 5% हो जाएगा। कैंपस शूज़, बाटा, जो भी फुटवेयर है जो 2500 रुपये के नीचे हैं वहाँ पे जीएसटी रेट कट 12% से 5% तक का हो जाएगा। वही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, ब्लू स्टार, वोल्टस, हैवल्स, यहाँ पे एसी और टीवी जीएसटी रेट कट 28% से 18% होगा। बड़ा गिफ्ट आ रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स पे। सीमेंट्स की बात कर रहे थे तो 28% से घट के 18% हो जाएगा। वही ट्रैक्टर्स और एग्री रिलेटेड जो है कुछ कंपोनेंट्स, ये जीएसटी रेट कट 12% से 5% होगा। इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया बूस्टर है। इंडिविजुअल हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ है वो जीएसटी रेट कट 18% से निल हो जाएगा, यानी टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, छोटे गाड़ी 2 व्हीलर जो 350 सीसी के नीचे हैं वहाँ पे जीएसटी रेट कट 28% से गिर के 18% हो जाएगा। और सारे ऑटो पार्ट्स में भी बात करें तो रैशनलाइजेशन है 18% का। वरुण बेवरेजेस नेगेटिव साइड में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जीएसटी हाइक हो गई 28% से 40% तक। तो यहाँ पे जो है हम देखें कि कुछ सिनो लग्जरी सेगमेंट में जो है गुड्स अब 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। ये तो हमने पूरी एनालिसिस कर ली कि टॉप 10 स्टॉक सेक्टर जो आज मूव करने वाले हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस की भी कुछ राय है, कुछ ऑफकोर्स जीएसटी रिलेटेड है, कुछ नॉन जीएसटी रिलेटेड है। इस पे जो है अब हम चलते हैं और हमारे साथ आशीषा जुड़ रहे हैं। आशीषा थोड़ी देर में जुड़ने वाली है। लेकिन वैशाली, हमने कंजम्पशन की बात कर ली और हमने सीमेंट की बात कर ली और ये जीएसटी बोनांजा पे ही हम डिस्कशन रखना चाहते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स में क्या आपकी राय है? इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा अपमूव देखने मिलेगा, खास करके जिनका इंडिविजुअल सेगमेंट ज़्यादा है, ग्रुप पॉलिसी जिनका कम है। तो आपको प्राइवेट इंश्योरर या पब्लिक इंश्योरर में कौन सा अच्छा पैक लग रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टेक्निकली कहाँ पे अच्छा दिख रहा है आपको? शुरुआत करेंगे एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। एक्चुअली ट्रेंड काफी इंटैक्ट है और सपोर्ट लेवल पे भी आ चुका है। सो एचडीएफसी लाइफ की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अच्छा था, फिलहाल थोड़ा रिट्रेस कंसोलिडेट हो रहा है। सो 760 के सपोर्ट के साथ मेरे ख्याल से ये 830-850 का टारगेट दिख सकता है। एसबीआई लाइफ भी उसी अनुसार वेरी सिमिलर। सो ये स्टॉक में भी अपना व्यू बुलिश ही है। एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में एलआईसी भी मुझे सही लग रहा है। सो आई थिंक दिस वुड बी द स्टॉक जो अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो इस पे भी हमारी जो है ध्यान रहेगी, एलआईसी पे भी। लेकिन अब चलते हैं और ब्रोकरेज टेक है और हमारे साथ अभी रविंदर जुड़ रहे हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं आज? जी गुड मॉर्निंग शरद। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कल जीएसटी रिफॉर्म अनाउंस किए हैं, तो इस पर यहाँ पे एंटिक ने रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने अपना व्यू रखा है। तो जीएसटी रिफॉर्म जो है 22 सितंबर 2025 से जो लागू हो जाएगा और गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है वो करीब करीब 48,000 करोड़ का हो सकता है। और जो इशू है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर, वो जो है इस जीएसटी रिफॉर्म से सॉल्व हो सकती है और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस जो है वो 90% तक रिड्यूस हो सकता है। एंटिक का मानना है कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है वो बूस्ट करेगा कंजम्पशन सेक्टर को अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन, और अगर ये बेनिफिट जो है जीएसटी रिफॉर्म का वो अगर कंज्यूमर को पास ऑन होता है तो टैक्स मल्टीप्लायर जो है 1.5 से 2.3 टाइम हो सकता है। वही इस जीएसटी रिफॉर्म से जो है मल्टीपल सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि एफएमसीजी, इंश्योरेंस, ऑटो, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होटल, फैशन, रिटेल और डिफेंस सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, आगे भी रिपोर्ट्स आएंगे, क्योंकि हो गया क्या ना कि अब ये 60 से ज़्यादा पेजेस की प्रेस रिलीज है, एक एक चीज़ को पढ़ना, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आज की जीएसटी कहानी है, जीएसटी कहानी थोड़ी सी लंबी खींचेगी और इस पर हम बने रहेंगे और आपको हम सारी की सारी चीज़ें डिकोड करेंगे कि कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स होंगे, सरकार को जो अब ये 48,000 करोड़ रुपए का जो फिगर आ रहा है कि इसका राजस्व का नुकसान होगा, इसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर भी आगे हम बातचीत करने वाले हैं। वैशाली जी, एक बार जरा ऑटो स्टॉक्स पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे, और व्यू लेना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राहत तो मिली है। 1200 सीसी से छोटी जो कार है पेट्रोल की और 1500 सीसी जो छोटी कार है डीजल की, इन पर जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, 28 से घटाकर 18 किया गया है। हालांकि हमने इंडेक्स को चलते हुए देखा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर हम देखेंगे और तमाम शेयर भी चले हैं, ऑटो इंडेक्स करीब करीब 7% चल गया है जब से जीएसटी को लेकर पीएम मोदी का ऐलान आया है। विद इन ऑटो स्टॉक्स आपको क्या सही लग रहा है? अगर आप एक 4 व्हीलर का शेयर, एक 2 व्हीलर का और ट्रैक्टर स्पेस से अगर आप एक शेयर दे दें तो मुझे लगता है कि आज के लिए कम से कम लोगों का काम हो जाएगा। I think Mahindra and Mahindra fits the bill very well. 3200 के सपोर्ट के साथ, आई मीन यस 32, 3150 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। एक बार ये स्टॉक 3350 को क्रॉस करता है तो आई थिंक आने वाले दिनों में ये 3500, 3600 का लेवल भी दिख सकता है। सो वन ऑफ द स्टॉक्स इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दूसरा है जो टू व्हीलर्स में कंपैरेटिवली लाइक हीरो मोटो चल चुका है, टीवीएस, सो बजाज ऑटो फेवरेबल लग रहा है ये लेवल से। एंड आई थिंक पोजिशनल ट्रेड भी अगर रखना चाहेंगे तो आई थिंक ये 9500 to 9700 यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, एमएनएम में आपको 4 व्हीलर और ट्रैक्टर दोनों वाला प्ले मिल जाता है तो ठीक है, या ये शेयर आपके लिए 3600 रुपए के भाव होंगे। और राहत की चीज़ ये है कि देखिए, पहले एक खबर आई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर किया जा सकता है 18% का, हालांकि वो आया नहीं है, एक बड़ी राहत है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि अब ना लग्जरी वाली कैटेगरी में चली जाएंगी, क्योंकि इंजन कैपेसिटी और साइज के हिसाब से एक्सयूवी हो गया, एक्सयूवी 700, जाइलो और भी कई सारे ऐसे उनके वेरिएंट्स होंगे। देखते हैं कि आज इंपैक्ट किस तरह का आता है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आ रही है शेयर में। कल भी हमने तेजी ये देखी है, 3500-3600 के टारगेट के लिए आप ये खरीदिए, और 9500-9700 के लिए बजाज ऑटो, क्योंकि बजाज ऑटो गिरा ज्यादा है, बाकी शेयर चल चुके हैं। टीवीएस, हीरो मोटो में अच्छी चाल देखी है, हीरो मोटो में तो 1200 रुपए की एक स्ट्रेट हमने रैली देखी है। कुणाल जी, फर्टिलाइजर को भी बूस्ट मिला है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, और फर्टिलाइजर नहीं, पूरा एग्री रिलेटेड जो भी चीजें हैं, खेती किसानी से जो संबंधित हैं, पेस्टिसाइड हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गए, तमाम चीजें हैं। कल हमने देखा कि फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी आ रही थी, कोरोमंडल, आरसीएफ जैसे शेयर कल चल रहे थे। इक्का दुक्का शेयर, जरा आप वहां भी जो आपके रडार पर आए हो, आप जरा बताएंगे, मदद करेंगे कि कहां पर अभी स्टीम बाकी है? सही कहा, फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर भी फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी मोर देन 60% डिपेंड ऑन द फार्मिंग साइड ओनली। एंड मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने
फर्टिलाइजर के ऊपर भी जीएसटी का जो डिसीजन लिया है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। आप आरसीएफ की बात करें, कोरोमंडल, एनएफएल है, जीएसएफसी है, सारे के सारे स्टॉक पे कल एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल जो फ्रंट लाइन स्टॉक है आरसीएफ जैसे स्टॉक है उसके ऊपर ही मैं कहूँगा फोकस करके चलना चाहिए। आरसीएफ जो कल 161 के अराउंड क्लोजिंग स्टॉक ने दिया था, लोअर लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट 148 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने ऑलरेडी उसका जो डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन है स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक 100 एमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ पे आरसीएफ में देखने को मिल सकती है। व्यू मेरा आरसीएफ में फिलहाल खरीदारी करके चलने का है। लो लेवल 148 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे ना। एसएल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टारगेट उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 171 का है जो इसका रिसेंट का टॉप है। 171 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ये 190 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी 16 से 17% की मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आरसीएफ में। और एक और फ्रंट लाइनर स्टॉक है जीएसएफसी है, जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, स्टॉक 217 के अराउंड है एंड पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें जीएसएफसी में देखने को मिली है। स्टॉक साइडवेज मोमेंटम से बाहर आया हुआ है, 100 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 210 का है। एंड टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है हमें कहीं ना कहीं पहला टारगेट 223 का देखने को मिल सकता है। 223 जैसे ही ब्रेक होगा 235 तक की भी टारगेट जीएसएफसी में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आरसीएफ और जीएसएफसी दोनों टेक्निकली काफी अच्छे हैं, फोकस करके चलने की सलाह रहेगी, ट्रेड करके चलने की सलाह रहेगी। जीएसएफसी और आरसीएफ ये कुणाल जी की पसंद है। टारगेट स्टॉप लॉस हमारे प्रोड्यूसर साहब फटाफट आपके लिए स्क्रीन पर दे रहे हैं ताकि आप अपने ने चेकलिस्ट और ट्रेडिंग लिस्ट दोनों के दोनों तैयार रखें। गैप के साथ बाजार खुलेगा। हालांकि देखिए ये जो गिफ्ट निफ्टी आ रहा है ना, तो मैं बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा होगा कि गिफ्ट निफ्टी नीचे आ रहा है तो मुझे देखिए खुशी हो रही है। अदरवाइज अब इंडेक्स ऊपर से नीचे आता है तो लगता है कि अच्छा क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी को बेहतर करता जाएगा जितना ही आपको बाजार नीचे मिले। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए, राजेश जेजूरीकर का एक स्टेटमेंट आ रहा है। एमएनएम के फार्म और ऑटो डिवीजन के ईडी एंड सीईओ हैं राजेश जेजूरीकर। उनका कहना है कि हमारे पोर्टफोलियो के हर हिस्से को फायदा होगा और कंपनसेशन सेस पर कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, ये भी उन्होंने कहा है। तो इंडस्ट्री के जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जो बयान आएंगे, वो भी आपके सामने हम रखते जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ हैं विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी बारीकी से चीज़ों को सामने रखते हैं। मयूरेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और आपको भी मैं तो आज बधाई कहूँगा, सबको ही, सभी बधाई के पात्र हैं। सबने देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वित्त मंत्री की और उसके बाद कुछ कुछ बारीक चीज़ें वहाँ से लेकर आए होंगे। एक राय आपसे मैं समझना चाहूँगा मयूरेश जी, कंजम्पशन में ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो खेमा है, अब देखिए जीएसटी में राहत दे दी गई है वित्त मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। बट मेरा अपना सेंस कहता है, मेरा बिल्कुल ही व्यक्तिगत मत है कि देखिए उसमें अगर किसी को एसी बाइंग करनी है तो वो जीएसटी नहीं देखेगा क्या जीएसटी कितना है, वो जरूरत बन जाती है। और ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं जीएसटी घट गया तो जाके फिर एसी लगवा लेगा, वो टीवी, वॉशिंग मशीन, सारी चीजों पर लागू होता है। ये वोल्टास, ब्लू स्टार में, हम वोल्टास में पिछले महीने भर की बात करें 6% की तेजी आ गई है, ब्लू स्टार में 12% की तेजी आ गई है। आपका व्यू क्या है मयूरेश जी, और आप कैसे देख रहे हैं, क्या अभी और चलेंगे? आपको लगता है कि कंजम्पशन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी इससे? मॉर्निंग अभिषेक जी। तो जो हमने पास्ट साइकिल्स स्टडी किए हैं और जो हमारा अनुमान है कि जो बूस्ट आती है कंजम्पशन को लेके वो बॉटम अप होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर अक्रॉस कैटेगरीज देखा गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी कंपनीज ने एक अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया है। एंड सेम फॉर आई थिंक दी ऑटो मेकर्स एज वेल। जीएसटी दरों से या रैशनलाइजेशन से क्या सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी इमीडिएटली इन द कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स? मुझे लगता है एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसे रेट्स रैशनलाइज होंगे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जरूर कम होती है। बट कहीं ना कहीं दैट डज नॉट एब्सोल्युटली मीन दैट जो इम्प्लाइड इफेक्ट होता है कि इमीडिएट वॉल्यूम्स पे एक सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट देखें। इनफैक्ट जो बॉटम अप स्टोरीज रहती है, क्योंकि आज भी आप देखें कि भारतवर्ष में रूरल स्टिल डोमिनेट्स और एफएमसीजी ये जो एक सेक्टर है या सब सेक्टर है विद इन द कैटेगरी इटसेल्फ, 60 to 65% जो हमारा कंजम्पशन है
ये लार्जली रूरल इंडिया से होता है, और इसलिए आई थिंक बॉटम अप कंजम्पशन, वो एफएमसीजी हो, फुटवेयर हो, अन्य खाद्य की आइटम्स हो जो एग्रीकल्चर पे किया है, वहां पे इम्पैक्ट मुझे लगता है ज्यादा हो सकता है, कि क्योंकि कंजम्पशन की जो ट्रेंड रहेगी ये बॉटम अप ज्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए आई थिंक द वॉल्यूम्स विल नॉट बी देयर स्ट्रक्चरली, यस इट्स अ पॉजिटिव, बट बॉटम अप स्टोरीज के लिए जैसे मैंने कहा, आई थिंक ये सब सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं, एंड बिकॉज रूरल इंडिया में एक बहुत बड़ा खेमा होता है कंजम्पशन का, एंड सेमी अर्बन एरियाज एज वेल, जो काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स हैं, जो ये आइटम्स जो एंट्री लेवल आइटम्स हैं रेगुलर यूज की, वहां पे जीएसटी कम होती है। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है, और इसलिए आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और इसलिए मेरे अनुमान में आई थिंक स्ट्रक्चरली आई थिंक जो बॉटम अप स्टोरीज है कंजम्पशन की, जैसे मैं कह रहा हूँ फुटवेयर, डोमेस्टिक अपैरल मेकर्स, आज मेडिकल इक्विपमेंट पे कम हो गया है, तो मेडिकल कॉस्ट आर गोइंग टू बी फार फार चीपर, स्टेशनरी पे रेगुलर यूज स्टेशनरी एक्सेट्रा, पेन्स पेंसिल्स, आई थिंक जीएसटी नील हो चुका है। तो मुझे लगता है ये कंजम्पशन का जो एक दायरा है, या एक सेगमेंट, या एक सब सेगमेंट है, आई थिंक दैट शुड हैव रिलेटिवली बेटर ग्रोथ कंपेयर्ड टू द हायर प्राइस टैग्स। धन्यवाद मयूरेश, पूरा 360 डिग्री व्यू आपने दे दिया कि कहाँ पे जो है जीएसटी रेट कट्स का बेनिफिट आएगा। एंड ऑफ कोर्स बॉटम अप में जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यूज़ आप देख रहे हैं और देखने मिल रही है, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम यू गए यू आए। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ शरद दुबे, और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम। आने वाले 1.5 घंटे में भारतीय बाजार की शुरुआत में कहां पर होनी चाहिए आपकी नजर, क्या होनी चाहिए रणनीति। सरकार ने सिंप्लीफाइड जीएसटी का बोनांजा बोनस सा देश भर को दिया है, इसके इम्प्लीकेशंस कैसे नजर आएंगे, इसका असर कैसा पड़ेगा कंजम्पशन से लेकर व्हाइट गुड स्पेस और साथ ही एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। इन तमाम चीजों पर रहेगी नजर। मार्केट के प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर, इन लेवल्स को सेटल होने देंगे, और सेटल होने तक इस वक्त अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार की शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार ने कल भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई थी, और आज तो हमारे पास ट्रिगर भी है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, और इस न्यूज फ्लो को पूरी तरह से मार्केट्स जो हैं एंजॉय करते दिखेंगे जरूर। और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक ढेर सारे सेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट कंजम्पशन से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस वाले सेक्टर, हेल्थ केयर वाले सेक्टर, इन तमाम पर फोकस रखिएगा जरूर, बिकॉज इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। जीएसटी की जो सौगात सरकार की तरफ से सिंप्लीफाइड जीएसटी की सौगात मिली है, उसका असर 25,161 25,000 के पार खुलने की तैयारी करने की पूरी कोशिश करता हुआ निफ्टी, उम्मीद यही करेंगे, हम आपको बता भी रहे थे अब की बार 25,000 हो सकता है बाजार खुलने के साथ साथ ही लेवल्स आपके स्क्रीन पर आपको नजर आए। सेंसेक्स में भी करीब 1,400 अंकों की मजबूती के साथ खुलने की शुरुआत होने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। सो एब्सोल्युटली पॉजिटिव, और हर पॉजिटिव पर मार्केट जो है रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, और इन पॉजिटिव्स पर आपको क्या करना है लगातार इस पर भी नजर रहेगी। आपको ये भी बताएंगे कि हमारी 9 की नौरत्न की सूची में हमने कौन से स्टॉक्स एडअप किए हैं, और साथ साथ एक्सपर्ट की पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जिनसे लगातार बातचीत हम करते रहेंगे। कुणाल परार है हमारे साथ, रत्नेश गोयल है हमारे साथ, वैशाली पारिक जी भी जुड़ेंगी हमारे साथ, और गौरव शर्मा, साथ ही मयूरेश जोशी भी फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया बाजार पर लगातार आपके सामने रखने की कोशिश है। इस ब्रेक से ठीक पहले मयूरेश से हम बातचीत कर रहे थे, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जो है उसका। मयूरेश, अगेन कमिंग बैक टू यू, यस ऑफ कोर्स कंजम्पशन को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें ऑटो और फार्म सेक्टर के लिए भी, और खास तौर से एग्री क्षेत्र के लिए भी
काफ़ी हद तक सरकार सजग है और जितने भी स्टेप्स लेने चाहिए वो ले भी रही थी। टैरिफ के फ्रंट पर जब अटकलें थी, जब कंसर्न्स थी, तब भी मोदी सरकार का ये कहना था कि देश के किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। और इस वक्त भी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की अगर बात करें तो एग्री रिलेटेड स्पेस पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है। मॉर्निंग मानसी, नहीं एब्सोल्युटली, एंड हमें लगता है आई थिंक जो ट्रैक्टर्स पे जीएसटी कट 5% का हुआ है, जो पार्ट्स पे जीएसटी कट हुआ है, आज बायो पेस्टिसाइड सिलेक्टिवली नेचुरल मेंथॉल पे जीएसटी कट्स हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अक्रॉस द बोर्ड काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन, जहाँ पे इनपुट कॉस्ट्स काफी कम हो जाएंगी किसान भाइयों बहनों के लिए। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो फार्म इक्विपमेंट सॉल्यूशंस हैं with the use of tractors, parts, spare parts itself, but उसके भी दरें कम हो जाएगी, तो आई थिंक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप probably goes down। और यही मैं कह रहा था, आई थिंक once that probably happens, आई थिंक एक जो ब्रीदिंग स्पेस बचती है with that additional savings, ये शायद अन्य आइटम्स के लिए आई थिंक यूज हो, जो डेली यूज के लिए हो, वो शायद एफएमसीजी आइटम्स हो, खाद्य पीते के आइटम्स हो, जो ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्जली एक जेस्टेटेड फैक्ट थी ऑटो सेक्टर के लिए, एक्सक्लूडिंग ट्रैक्टर्स के कट्स आएंगे, लार्जली आई थिंक दैट इज इन लाइन विद एस्टिमेट्स। तो रिएक्शन आई थिंक उस हिसाब से ही रहेंगी। बट फॉर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, आई थिंक जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये डेफिनेटली आई थिंक रूरल इनकम्स को सपोर्ट करेगा। और एंसिलरी कंजम्पशन, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की हम बात करते हैं हमेशा, आई थिंक वो एडिशनल सेविंग्स, एडिशनल कंजम्पशन के लिए यूज हो सकती है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी को दे सकता है। Right, Mayuresh, thanks for that take. Clearly, from farmers to enterprise, from household to business, ये जो next gen GST reforms हैं, ये खुशी लेकर आएंगे सभी के लिए। हर तबके के नागरिक का यहाँ पर स्पेशल फोकस, उनका ध्यान रखते हुए ये जीएसटी के नए नॉर्म्स जो हैं उन्हें फिक्स किया गया है। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। हम देख रहे हैं डेली असेंशियल्स हो, चाहे फार्मर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल को भी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश और साथ साथ अफोर्डेबल एजुकेशन की भी बात हो रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर आपका टेक जानना चाहेंगे। एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, फ्रॉम 28% ब्रैकेट टू 18% ब्रैकेट आते हुए दिख चुके हैं। इक्विटी मार्केट में रिलेटेड स्पेसेस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? Yes, very good morning. So actually indication तो आ ही चुका था। Voltas was in a good momentum. Havells भी आप देखेंगे तो bottom out signs दिखा रहा है। So यही सब stocks I think further on rally और भी दिखा सकता है। Blue Star एक outperform कर रहा था। Even Bosch is in all time high. So ये indication तो जरूर दिख रहा था। तो I think मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। बट ट्रेडिंग के नजरिए से I think आज ओपनिंग पे देखना चाहिए। ट्रेडिंग टारगेट्स तो आ ही चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हैवेल्स 1630। सो ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पे हम देख सकेंगे। इवन बॉश हम देखेंगे 40 to 500 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो शॉर्ट टर्म के लिए मेरी सलाह रहेगी थोड़ा बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रहेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस वाले सेगमेंट में। प्री ओपन के लेवल आपके स्क्रीन पर जरा एक बार लेकर आएंगे। और आज का प्री ओपन जो है ना थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि आम दिनों पर हम क्या देखते हैं कि लोग कुछ भी अनाप शनाप भाव डालते हैं 9:08 के पहले फिर वो चीज़ें सेटल होती दिखती हैं। लेकिन आज जहां पर प्री ओपन की शुरुआत हुई, अब तो करीब 6-7 मिनट हो गया, वहां पर टिका हुआ है। 250 अंक ऊपर निफ्टी आपको दिखाई देगा। 25,000 के आसपास हमने कहा भी था कि नहीं 25,000 के लेवल के लिए मौके बनेंगे। लेकिन निराशा मुझे बस इस बात से है कि फिर नए लोग कैसे करेंगे, जिनकी पोजीशन मान लीजिए पुरानी है तेजी की, जिनकी हाल फिलहाल की एंट्री है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ी कश्मकश बढ़ सी जाती है। अगर इसी लेवल पर अगर खुलता है तो फिर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए। वैसे मतलब अगर 100-150 पॉइंट नीचे अगर खुलता ना तो फिर गुंजाइश आपके लिए बन जाती। ऑलरेडी 25,000 के एक रेजिस्टेंस के करीब खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी। देखते हैं। लेकिन आज ऑटो स्टॉक्स दौड़ेंगे, जम के दौड़ेंगे, क्योंकि बड़ी राहत मिली है। M&M, आयशर, हीरो मोटो, ये तमाम शेयर में आज आप तेजी देखेंगे। और तेजी की वजह यह भी होगी कि सिर्फ ये जीएसटी रिलीफ नहीं, आप ये भी देखिए कि त्यौहार सामने खड़े हैं।
बहुत सारे लोग अपनी ना बाइंग को अगर 3-4 महीने इधर उधर होती है, मन बनता है कोई गाड़ी खरीदने का, स्कूटर बाइक खरीदने का, कार खरीदने का, लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है अब नवरात्र पर लेंगे, अब दिवाली पर लेंगे, तो वो सारी की सारी बाइंग आती है। इसलिए आप देखेंगे कि आज बड़ी तेजी होगी और इंश्योरेंस वाले शेयरों को जरूर आप फोकस में रख के चलिएगा। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये दोनों के दोनों शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छी शुरुआत होगी। हालांकि ब्रोकरेजेस एक सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता की, थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो हो सकता है कि GST तो निल हो गया, लेकिन अब शायद प्रीमियम बढ़ जाएं। तो ये थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक ज़रा व्यू ले लेते हैं। रत्नेश जी, HDFC लाइफ या फिर SBI लाइफ, ये दोनों के दोनों शेयर इस साल के स्टार परफॉर्मर रहे हैं। अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो करीब 25-27% चढ़ गए हैं। हाल फिलहाल HDFC लाइफ थोड़ा बेहतर दिखा है SBI लाइफ के मुकाबले। क्या सलाह होगी आपकी? गैप के साथ भी खुलने के बाद खरीदना है या फिर थोड़ा रुक जाना है, डिप्स का वेट करना है? थोड़ा सा गैप खुलने के बाद 10-15 मिनट हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि कहाँ पे किसका क्या बाजार सेटल होता है। उसके बाद में जरूर यहाँ पे खरीदारी फिर वापिस से अगर थोड़ा बहुत भी एक मौका मिलता है थोड़ा सा नीचे आने में, बिल्कुल फिर खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि HDFC लाइफ अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 3.5% के आसपास कुछ ऊपर दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो थोड़ा बहुत सप्लाई इसको आएगा यहाँ पे 810-815 के आसपास में सप्लाई आएगा, आउट परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यू ये मार्केट को। तो एक 810-815 का एक सप्लाई, उसके बाद में फिर एक नई तेजी बनेगी, इसको ऑल टाइम हाई 830 तक लेके जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करके 10-15 मिनट मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद फिर हमको एक राय लेना चाहिए। कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। वेट करना इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि सेंसेक्स में करीब 900 पॉइंट की जबरदस्त रैली पर शुरुआत होने के संकेत हैं। तो ये एक टेंशन है। निफ्टी बैंक हालांकि 300 अंक ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा पीछे वहां पर मेरा ये सेंस कहता है थोड़े मौके होंगे। लेकिन एक 9 के नवरत्न जान लेते हैं। वैसे तो बाजार में आज नवरत्न की ना एक तरह से झड़ी लग जाएगी, बाहर होगी, लेकिन 9 शेयर हम रोज आपको बताते हैं कि कहां पर आप फोकस करके बाजार में पैसे बना सकते हैं। शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट। शरद बताइए आज के लिए नवरत्न कौन से होंगे? अभिषेक, नवरत्न में जो है नवरत्न के 9 ग्रुप्स मैंने बना दिए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत ज़्यादा है, सारे ही स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द कवरेज कंजम्पशन रिलेटेड जो है अच्छी अपमूव देंगे। FMCG स्टॉक्स पे बात करें तो यहाँ पे जो है HUL, डाबर, मैरिको, इन पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे देखें तो सारे ही शैम्पू, हेयर ऑयल, सारे GST रेट्स 18% से गिर के 5% होने वाले हैं। वही हम डेयरी स्टॉक्स की बात करें जैसे कि पराग मिल्क, खातसून, दोदला डेयरी, तो यहाँ पे बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, इनके GST रेट्स कम होने वाले, 12% से घट के हो जाएंगे 5% तक। फिर आते हैं नमकीन के तरफ, बीकाजी, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स, प्री पैकेज नमकीन मिक्सचर्स जो कहते हैं वो GST रेट घटेगा 12% से 5% पे आएगा। फिर कैंपस शूज़, बाटा पे भी नज़र डालते हैं। जो भी फुटवेयर 2500 रुपये के नीचे है वहाँ पे GST घटने वाले, 12% से घट के ये 5% हो जाएगा। फिर आते AC के तरफ, ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, डिक्सन टेक, AC और TV के GST रेट भी घट रहे हैं, 28% से 18% हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ रही है। सीमेंट स्टॉक्स की बात करें, GST रेट कट लगेगा, 28% से घट के 18% हो जाएगा। तो ये भी जो है बहुत पॉजिटिव है सीमेंट प्लेयर्स के लिए। ट्रैक्टर रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो M&M पे भी नज़र रखेंगे। GST रेट कट जो है 12% से घट के 5% होने वाला है। और यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी स्टॉक में मोमेंटम अब ऑलरेडी दिखने मिल रही है। इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो इंडिविजुअल हेल्थ और जनरल पॉलिसीज़ दोनों में जो है GST रेट जो है 18% से घट के एग्जेम्प्ट हो गया, यानी कि निल हो जाएगा। सारे ही स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, TVS मोटर, हीरो मोटो, ये सारे ऑटो स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। छोटे गाड़ी और जो 2 व्हीलर्स है 350cc के नीचे, उनका GST रेट कट 28 to 18% आया। और ऑटो पार्ट्स जो है अब सामान्य 18% GST पे रहेंगे। तो ये 9 अहम थीम्स है, या 9 के नवरत्न थीम्स हैं, या GST के नवरत्न कहेंगे, जहाँ पे आपको बड़ा एक्शन दिखेगा। शरद ने बड़े स्मार्टली आज काम किया कि आज 9 के नवरत्न में मतलब कहीं ज़्यादा शेयर, 9 ग्रुप बना दिए और उसमें शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा हो गई, और आज होना भी था। 265 अंक ऊपर खुलेगा निफ्टी। कुणाल जी, हिम्मत है 265 अंक ऊपर खुलने के बाद वे निफ्टी को हाथ लगाने की?
क्या करना चाहिए? ओपनिंग के साथ ही एक क्विक आप अपना कमेंट दीजिए बाजार को लेकर। है हिम्मत? बिल्कुल नहीं। देखने जाए ना तो मार्केट के अगेंस्ट में कभी नहीं जाना चाहिए, और मार्केट अगर फुल स्विंग में है, फुल मूड में है, सो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो सेटल डाउन हो जाए और उसके बाद में क्लियर डायरेक्शन, क्लियर ट्रेड हम लेके जाए। सो बट ऑब्वियसली मैं तो इतना ही कहूंगा अभिषेक जी, मेरे में हिम्मत नहीं है मार्केट ओपनिंग होते ही कोई पर्टिकुलर ट्रेड लेके जाने के लिए, जब तक कोई क्लियरिटी पर्टिकुलरली वॉलेटिलिटी सेटल डाउन नहीं होती। और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम नो डाउट आज के दिन में देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से मार्केट में एक नर्वसनेस चल रहा था, थैंक्स टू जीएसटी काउंसिल, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्री नवरात्रि और दिवाली गिफ्ट हमारे जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया है। तो मैं तो थोड़ा नहीं, ठीक है, मुझ में भी नहीं है कुणाल जी। हो सकता है कि 25,153 का जो हमने रिसेंट हाई देखा है, बाजार वहां तक भी जाने का अटेम्प्ट करे, पॉसिबल है। बट अब ये इतने गैप के साथ खोलना ना थोड़ी सी मामला रिस्की हो जाता है। निफ्टी बैंक 300 अंकों के, मतलब निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आधा वहां पर तेजी आपको देखने को मिलेगी। 50 में से 45 शेयर निफ्टी के आज मजबूती के साथ खुलने जा रहे हैं और 25,000 का एक हर्डल होगा, इसकी बातचीत भी कर रहे थे। और हमने कहा था कि अगर आपको 24,800 के आसपास अगर निफ्टी मिले तो बाइंग का एक अच्छा मौका बन जाएगा। देखते हैं कि क्या ये लेवल्स अच्छी आज आते हैं इंट्राडे में या नहीं। लेकिन बेहतरीन शुरुआत के संकेत, चौतरफा बाइंग, स्पेशली हम देखेंगे कि आज कंजम्पशन वाला खेमा पूरा का पूरा गर्म रहेगा और रब ऑफ इफेक्ट बाकी भी सेक्टर्स पर आएगा। और एफआईआई भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो हाथ बांध के बैठे रहेंगे, तो इसका भी सपोर्ट बाजार में आज हम मिलते हुए देखेंगे। शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत 200 अंकों पर निफ्टी, तो जहां पर खुला वहां से निफ्टी थोड़ा नीचे आया है। 188 अंकों की तेजी फिलहाल आप देखेंगे। निफ्टी बैंक 250 अंकों की तेजी, निफ्टी बैंक उतना नीचे नहीं आया, लेकिन निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। सेंसेक्स की बात करें, 600 अंकों की शानदार तेजी पर बाजार खुला है। तो 0.25% के गेंस निफ्टी में, निफ्टी बैंक में करीब करीब 0.5% के गेंस। बाजार में हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार है। सिर्फ 165 शेयर एनएसई पर हैं गिरावट वाले, 1725 शेयर एडवांसेस वाले, यानी कि तेजी के खेमे में शामिल है। बिग मूव कहां पर दिख रहे हैं, जरा पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। एमएनएम 6% ऊपर। एमएनएम में देखिए ट्रैक्टर वाला, एग्री वाला भी डिवीजन है और एसयूवी कार वाली भी ये कंपनी है। तो 6% का उछाल, और एक जो हैंगओवर था, क्योंकि इन्होंने ईवी में बड़ा निवेश किया था और टोटल प्रोडक्शन का 25% ईवी में करने का इनका टारगेट था 2026 तक, तो राहत मिली है। ईवी पर टैक्स नहीं बढ़ा है और एमएनएम ने लगाई है सर पर दौड़। 3,500 रुपए के ऊपर ऑल टाइम न्यू हाई। एमएनएम का शेयर इस वक्त आप देखेंगे करीब 200 रुपए ऊपर ये कारोबार कर रहा है। बाकी आयशर में तेजी है, आयशर करीब 3% ऊपर। बजाज फाइनेंस में 4% के आसपास की तेजी है, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर खरीदने जाते हैं, अगर रूरल एरियाज में, छोटे कस्बों में, ग्रामीण एरियाज में या फिर शहरों में भी, तो आपको बजाज फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। मतलब ये जो एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस में इसके चलते तेजी हो रही है और बाकी फेस्टिव माहौल तो है ही। सीमेंट में आप ग्रासिम में तेजी होते हुए देखेंगे। अल्ट्राटेक हमने कहा था कि चला नहीं है, अल्ट्राटेक चल सकता है। 2.5% की मजबूती अल्ट्राटेक के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो हम देख रहे थे कि प्री ओपन में इंश्योरेंस वाले शेयर हमें 4% ऊपर दिखाई दे रहे थे, वो भी लिस्ट से थोड़े से मिसिंग हैं। बाजार भी थोड़ा सा नीचे आया है, 150 अंकों की तेजी रह गई है। 24,872 के आसपास है निफ्टी। और हमने आपको कहा भी था साफ साफ कि देखिए उत्साह है, इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर है, ग्राहकों के लिए एक बड़ी न्यूज है, उत्साहित होना चाहिए, लेकिन बाजार में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और ऊपरी स्तरों से बाजार ये नीचे आ रहा है। क्या सेल ऑन न्यूज हो जाएगा, क्या 24,800 के पास अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से हम समझेंगे। लेकिन टाटा मोटर में तेजी है, एचयूएल में तेजी है, नेस्ले में तेजी है। तो ऑटो, एनबीएफसी, इसके अलावा कंजम्पशन में एफएमसीजी, सीमेंट, ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आज हम बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। और क्लियरली हो भी ये रहा है कि बाजार में देखिए क्या है ना कि पैसे चर्निंग होती है, फिर शिफ्टिंग होती है, तो पैसे निकल कहां से रहे हैं थोड़े बहुत। आप देखिए रिलायंस नहीं चल रहा है, 0.5% नीचे है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, एनर्जी वाले शेयर ये इस हफ्ते थोड़ा सा ना शुरुआत में मोमेंटम में थे, थोड़ी थोड़ी वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। आईटी मेटल में हमने मेटल में तेजी देखी थी, मेटल थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नरम है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में कमजोरी हम देख रहे हैं, मे बी लॉन्ग रन में थोड़ा फायदेमंद हो। अदरवाइज
आप वायदा की लिस्ट अगर निकाल के देखेंगे तो ब्रिटानिया चल रहा है, डाबर चल रहा है, बजाज फाइनेंस चल रहा है, पीबी फिनटेक में तेजी है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जुबिलेंट चल रहा है, लेकिन हम देखने की इटर्नल में तेजी नहीं है। इटर्नल आज आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे खेमे हैं। 150 अंकों की तेजी निफ्टी में, निफ्टी बैंक नीचे आ गया, 2.25 अंकों की तेजी 0.25% के आसपास की। तो ये बाजार की स्थिति है। कुछ जो बड़े मूवर्स हैं जरा उनके बारे में देखते हैं। एवेन्यू सुपर मार्ट में भी हम देख रहे हैं कि करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिखाई दे रही है। लेकिन एस्कॉर्ट्स एग्री पर सरकार का विशेष फोकस है। जीएसटी में बड़ा रिडक्शन किया गया है। एस्कॉर्ट्स दौड़ गया है 4,000 रुपए के ऊपर। तो एस्कॉर्ट्स और एमएनएम की तो कमाल की तेजी हम देख रहे हैं। बाकी कुछ पेपर स्टॉक्स में तेजी हो रही है। रिटेल में हम देख रहे हैं कि एबीआई फारेल का शेयर चल रहा है। टायर में तेजी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में करीब 3% के आसपास की तेजी है। 200 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस वाले शेयर है ना, वहां पर देखिए माहौल थोड़ा सा नरम है। हम कह भी रहे थे कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर अभी भी थोड़ा सा ना तनाव की स्थिति है कि क्या होगा, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाए, और वो चीज हम देख रहे हैं। तो ये कुछ बाजार की आज की हम मूव देख रहे हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, सीधे अब चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और समझते हैं कि अब ये बाजार थोड़ा ऊपर से नीचे आए हैं, तो आपके लिए मौके कहां पर बाजार में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसी बाजार की शुरुआत और तेजी के साथ खुलते हुए बाजार। लेकिन पिछले दिनों जो ट्रिगर्स और कंसर्न्स और अनसर्टेन सिनेरियोज विदेशी बाजार से थे, टैरिफ को लेकर जो खबरें आई, उसने बाजार का मूड कुछ इस तरह से बिगाड़ा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मार्केट को चलने के लिए। एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जिसकी तैयारी लगातार हम देख रहे हैं होती हुई नज़र भी आ रही है। ट्रिगर्स, डोमेस्टिक मार्केट के फैक्टर्स हम लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सरकार काफ़ी हद तक बूस्टर डोजेस देने की कोशिश कर रही है ताकि ये जो सेहत खराब हुई है मार्केट की, डायरेक्शन लेस जो मार्केट नजर आया था, उसे एक डायरेक्शन, एक दिशा मिल पाए। 24,856 के लेवल्स, 25,000 का इंतजार अब भी है। 25,000 के स्तर हम नहीं देख पाए, लेकिन बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ अच्छे एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम फार्मा, एनर्जी और मेटल ने बैक सीट पकड़ी है। इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत ऑटो से, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर ऑटो ही है। ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी भी बिल्कुल कदम से कदम निभाते हुए। रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सिलेक्ट, आईटी, ये तमाम सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। रत्नेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताएं बाजार की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, और शुरुआत के साथ साथ कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बाजार खुलने के बाद में इस तरह का थोड़ा 10-15 मिनट वेट करना चाहिए। एकदम सप्लाई के आसपास में खुला है। 24,800 का लेवल एक महत्वपूर्ण रहेगा। वहां पे आके कंसोलिडेट होगा, वहां पे फिर एक खरीदारी वहां पे बनेगी। जो स्टॉक मुझे ठीक दिख रहा है बजाज फिनसर में आप देखें काफी एक अच्छा फॉर्मेशन बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आज के सत्र में भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू भी लेंगे तो 2050 2100 तक के टारगेट दिखाई देते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है वो 1970 का स्टॉप लॉस बनता है। ये एक राय, एक ओपनिंग ट्रेड आपको मिलता हुआ। ग्लोब कैपिटल से गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई मार्केट की इस वक्त नजर आ रही है। ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी तरफ से कैसे देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को? गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा मूव आया कल जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद थी उस टाइप से आई थिंक बाजार की ओपनिंग हुई नहीं है। हम केवल 125-150 पॉइंट अभी तेज चल रहे हैं। ऊपर से कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आती दिखाई दे रही है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अभी भी बाजार 25,000 के रेजिस्टेंस आंकड़े के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक कॉशियस यहाँ से स्टांस जरूर मेंटेन करना चाहिए। बाजार का 24,900 स्पॉट लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ ट्रेड। उसके बाद एक ऊपर की ले पकड़ेगा। 25,000 का रेजिस्टेंस नजर अभी भी आ रहा है। अब जब हम स्पेसिफिक ट्रेड आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो मैं भी अभी भी कंज्यूमर स्पेस पे ही रहूंगा। डीमार्ट का मेरा पहला आज का स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा। करंट लेवल पे बाइंग की सलाह होगी, और स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 4670 और 4900 के टारगेट्स इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ में जो दूसरा स्टॉक आज मैंने चुना है वो व्हाइट गुड्स का है, जिसको भी बेनिफिट मिला है, दैट इज वोल्टास।
पूरे सीजन जो चला है वोल्टास एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, वोल्टास ब्लू स्टार दोनों ही। वोल्टास आज मेरी पसंद है, चुनाव है यहाँ पे, करंट लेवल पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 1385, और जो टारगेट्स की मुझे अपेक्षा है दैट इज 1550, 1550 के टारगेट्स की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ इसके अंदर। दोनों ही शेयर्स की अवधि शॉर्ट टर्म की है, लगभग 1 वीक। एवेन्यू सुपरमार्ट्स 2 कॉल्स इस वक्त गौरव शर्मा की तरफ से आती हुई। हाँ, ये बात तो है कि जिस तरह एक्सपेक्टेड था उतनी बड़ी तेजी के साथ बाजार नहीं खुले हैं। इसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ चुके हैं कि मार्केट को और ज़्यादा बूस्टर्स की ज़रूरत है ताकि वो और बेहतरी से चल पाए। और दूसरा कि ये जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की खबर है कुछ हद तक का फैक्टर इन कर चुके थे, मार्केट जो है इसे भाप चुके थे, और इसी वजह से इस वक्त रिएक्शन जो है और बड़ा नहीं देखने को मिला। लेकिन ना हाँ, ये ज़रूर है कि सेक्टर्स को जो बूस्ट मिलना था, सेक्टर्स के लिए जो रिवाइवल आना था, वो आता हुआ दिखा है। कुणाल परार भी हमारे साथ। कुणाल, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को? स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? वेल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है। 150 के अराउंड फिलहाल निफ्टी सस्टेन हो रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्टर्स या थ्रू आउट द स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर आज हम बात करें तो गैप ओपनिंग ही हुआ है, और ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की ही सलाह दूंगा। एंड यस, डेफिनेटली अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक बार ऑटो सेक्टर पे फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि न्यूज ये भी है कि जो बड़ी लार्ज कार है, एसयूवी है, जिसके ऊपर 40% जीएसटी लगाने की बात चल रही है। आई थिंक वहां पे भी जीएसटी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पहले 28% प्लस अगर सेस लगाते थे तो वो 47% था, अभी वो फ्लैट 40% हो गया है। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर में ये एक अच्छी खासी न्यूज है, जिसके बेस पे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, महिंद्रा इसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल मैं कोई भी स्टॉक अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलूंगा। तो यहाँ पे देखें तो कुणाल, रत्नेश और गौरव के ओपनिंग कॉल्स आ गए। महेश सर, ज़रा बताएं कि अभी देखिए बाजार जो है अच्छी मोमेंटम आई है, कुछ कुछ सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ा जंप आएगा, उतना नहीं आया। देखिए रनअप भी हुआ है मोदी जी के बाद जो अनाउंसमेंट है 18 अगस्त के बाद से। अभिषेक ने डेटा भी पॉइंट आउट किया था 8 से 9 बजे के बीच की एक अच्छी अपमूव ऑलरेडी कंजम्पशन स्पेस, ऑटो में कहीं पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखने मिली थी। लेकिन मयूरेश, अब आप कैसे देख रहे हैं? इनिशियली कंजम्पशन भी ऊपर है 1.5% निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स, लेकिन मयूरेश ओपनिंग पे बाद अब आप क्या देख रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? मॉर्निंग शरद। नहीं, 2 चीजें आई थिंक एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा मार्केट्स ऊपरी स्तरों से एक साइडवेज हो जाएगा। 2 वजह से, एक आई थिंक अभी भी थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, और दूसरा कॉम्पनसेशन सेस को लेके फॉर सम स्टेट्स। तो इस पे क्या निर्णय फाइनली निकल के आते हैं, आई थिंक दैट विल व्हाट द मार्केट इज प्रॉब्ली लुकिंग एट। बट हमें अभी भी लगता है आई थिंक द बूस्ट दैट विल कम थ्रू, जो बॉटम अप स्टोरीज होंगी, FMCG companies as an example, I think they should continue doing well, क्योंकि पिछले कई तिमाहियों तक वॉल्यूम्स का इनको एक मार झेलना पड़ रहा था, इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई थी, और कहीं ना कहीं आई थिंक विद जीएसटी रैशनलाइजेशन स्पेसिफिकली रूरल और सेमी अर्बन वॉल्यूम्स शुड स्टार्ट कमिंग बैक फेस्टिव सीजन के साथ साथ। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप इनपुट कॉस्ट का एक खेमा देखें तो आई थिंक दैट हैज कम ऑफ क्वाइट रीजनेबली, और इसलिए आई थिंक जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम देख रहे हैं कि बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, बेटर प्राइसिंग के साथ अगर इनपुट कॉस्ट कम होती है तो इबिटा मार्जिन्स का एक्सपेंशन होगा, जो कैश प्रॉफिट्स या ईपीएस को अच्छा खासा सहारा दे सकता है। तो हमें लगता है पूरा खेमा काफी अच्छा कर सकता है। सिलेक्टिवली आई थिंक मैरिको जैसे स्टॉक्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल और लोकल पोर्टफोलियोज में है। दूसरा आई थिंक फुटवेयर एज अ स्पेस या अपैरल मेकर्स, यहाँ पे जो जीएसटी के रेट्स थे 1000 रुपये तक आई थिंक एक अफोर्डेबल रेट था, यानी एक रैशनलाइज रेट था, बट अभी वो वैल्यू या थ्रेशोल्ड इंक्रीज हुआ है 2500 रुपया तक। तो जो डोमेस्टिक अपैरल मेकर्स हैं एज एन एग्जांपल, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट रिटेल एज एन एग्जांपल, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनफैक्ट 1000 के नीचे है, थोड़ा 1000 के ऊपर भी था, उसमें उनको बेनिफिट होगा, उनको एफएमसीजी और अन्य कारोबार से भी बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द बूस्ट इन जीएसटी रैशनलाइजेशन दैट वी सीन। सिमिलरली फुटवेयर के लिए आई थिंक जो रैशनलाइजेशन हुआ है ऑन सिमिलर रेट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर है, जो वैल्यूएशन फैक्टर है,
और एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल सकते हैं वापस बॉटम अप कंजम्पशन स्टोरीज की, फुटवेयर कैन बी वन गुड स्पेस जहां पे मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ सकता है। और इसलिए आई थिंक हमें लगता है आई थिंक कैंपस, रिलैक्सो, दे हैव ऑलरेडी रिएक्टेड टुडे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये स्टॉक्स आपके वॉचेस पे लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक होटल्स एज अ स्पेस, जहां पे आई थिंक उम्मीदें यही थी कि 7,500 रुपया तक एक रेट या दाम बढ़ाने चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक द काउंसिल हैज प्रोबेबली डिलीवर्ड एज अ स्पेस। अगेन आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा in terms of unorganized spaces versus the organized space as far as the tax arbitrage is concerned. तो हमें लगता है आई थिंक मार्केट्स अब ये स्पेसेस ढूंढेगा जहां पे अर्निंग्स का एक सॉलिड टेलविंड रह सकता है। और ये सारे सेक्टर्स अगेन आई थिंक व्हाटएवर ट्रम्प डज और नॉट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है आई थिंक ये सारे स्पेसेस और लीडरशिप स्टॉक्स विद इन दी स्पेसेस में अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम या तड़का अच्छा है, बरकरार रह सकता है। आपने बहुत सही कहा कि लीडरशिप में और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स दोनों को बेनिफिट आएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैरिको के प्राइसेस जो है, कोपरा प्राइसेस, अब वो धीरे धीरे गिरने लगे हैं। तो इनपुट प्राइस की जो गिरावट की जो बेनिफिट है अगले 2 क्वार्टर में आपको देखने मिल सकती है। ब्रोकरेज भी बुलिश है, HUL या ब्रिटानिया की बात कर रही है। इनपुट कॉस्ट रिडक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मयूरेश ने ये ट्रेंड बहुत पहले पकड़ा था और मैं बस इसको फिर बता रहा हूँ। लेकिन कुणाल, आपसे एक बार सवाल पूछूंगा। यहाँ पे देखें तो बजाज फाइनेंस 5% ऊपर है। एक टाइप से प्रीकर्सर होता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग को लेके, यानी कि अगर पूरे कंज्यूमर खेमे में इंटरेस्ट आया है, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेके, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो प्लेयर होता है जो मूव करता है मैक्रो न्यूज़ पे, वो होता है बजाज फाइनेंस। आज देखिए स्टॉक 5% ऊपर भी है। आप किस तरह देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को? आपको लगता है कि पोजिशनली सेटअप और भी अच्छा हो सकता है? देखिए ज़्यादा मूव नहीं किया स्टॉक पिछले 1 महीने या 3 महीने के रिटर्न के हिसाब से, बट कुणाल, अब क्या आपको लगता है कि अब फेस्टिव सीजन जिस तरह आ रहा है, एक बार बजाज फाइनेंस पे आपकी राय लेंगे? डेफिनेटली बजाज फाइनेंस देखने जाए तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी कि जो एसी होते हैं, मतलब मैं मोस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स होते हैं, उसमें मोस्टली फाइनेंस जो होता है वो बजाज फाइनेंस के और ही होता है। 0 EMI के बेस पे ये लोग अपनी स्कीम चलाते हैं और मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी जो GST रेट कट हुआ है उसको बजाज फाइनेंस को डेफिनेटली मिलने के चांसेस है। आज ही स्टॉक आप देखिए 5% ऊपर है। इतना नहीं, स्टॉक आज के दिन में 100 MA के ऊपर सस्टेन हो रहा है, जो 100 MA जिसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काउंटर पहले भी फेस कर चुका है। तो यहाँ से ऊपरी लेवल की बात करें तो 970 एक पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और जिस दिन ये 970 ब्रेक होगा, वन वे रैली में हमें ये 1040 से लेकर 1200 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसे बोले तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बट कंसर्न एक ही लेवल पे आएगा कि क्या यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हूँ नई खरीदारी के लिए। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा एक करेक्शन आने दीजिए। अगर करेक्शन 920 या 915 पे आता है, जहां पे उसका 100 MA का सपोर्ट है, वहां पे अगर आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए। एंड फिर वहां से बाउंस बैक होकर आपको 970 और उसके बाद 1040 के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 915 920 आता है तो वहां पे आप फ्रेश खरीदारी करके जा सकते हो। 070 की टारगेट बजाज फाइनेंस के लिए और आगे अभी शेयर चलेगा। आज तो अलग ही खनक है कुणाल जी आपकी आवाज में। मतलब देखिए बाजार थोड़ा ढीला रहता है ना, तो लोगों की आवाज भी जो निकलती है वो लगता है कि नहीं जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, या फिर अब क्या करें, सामने बैठे हैं स्क्रीन पर तो बोलना है। अदरवाइज आज जो मैं सुन रहा था कि मयूरेश जी की आवाज में एक अलग ही रौनक है, कुणाल जी की आवाज में इतनी खनक हमें दिखाई दे रही है। गौरव जी, एक व्यू आपसे इंडेक्स पर चाहिए। 15 मिनट के आसपास का समय हो गया है और जो थोड़ा नीचे आया प्रॉफिट टेकिंग के बाद बाजार, ऐसा लग रहा है कि नहीं संभलने की अब कोशिश है। मतलब बिल्कुल 25,000 के सपोर्ट के पास ही खुला हम कह रहे थे कि नहीं थोड़ा ये रिस्क है ये ओपनिंग का। निफ्टी बैंक में भी हम देखने की जहां पर नीचे गिर के आया वहां से करीब 100-150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आ गई है। इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना चाहिए गौरव जी? आपको लगता है कि अभी बाजार एक बढ़िया मूव दिखाएगा इस लेवल से भी और 25,000 के आसपास फिर से अटेम्प्ट करेगा? तो एक 100 पॉइंट का एक ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से निफ्टी में? यस, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक फियर मुझे लग रहा था कि बाजार जिस तरीके से आ रहा है वो अब थोड़ा आउट होता नजर आ रहा है। बाजार ने वापस एक पुल बैक अप मूव स्टार्ट कर दिया है
जैसे मैंने बताया था, पहले आधे घंटे का मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार 24,900 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, वही चीज देखने में मिल भी रही है। यहाँ से डेफिनेटली एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ से लगा के हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट हमारा 25,000 का ही रहेगा, वही एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मार्क भी है निफ्टी के लिए। नहीं, बढ़िया है। 25,000 के लिए कम से कम देखिए, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं वैसे अपॉर्चुनिटी बहुत मतलब मिली नहीं, दिक्कत की बात है। हम तो कह भी रहे थे कि नहीं, बाजार गैप के साथ अगर खुल जाएगा तो फिर लोग करेंगे क्या। लेकिन मयूरेश जी, आज हम देख रहे हैं कि ये ऑटो वाला स्पेस गर्म है। M&M 3,500 का इसका भाव हो गया, नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। हमने देखा था कि मारुति का शेयर लगातार चला है, महीने भर की बात करें 20% के आसपास से रैली मारुति दिखा चुका है। 15,000 रुपए के बहुत ही टचिंग डिस्टेंस पर यह शेयर है। इन पर ही दाव लगाएं या फिर जो थोड़े से लगाड़ रहे हैं, टाटा मोटर हो गया या फिर हुंडई भी उतना नहीं चला है, उनकी तरफ फोकस करें? आपका व्यू क्या है मयूरेश जी? ऑटो एज अ स्पेस आई थिंक अच्छा खासा चल चुका है, एंड आई थिंक जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा ये पूरे स्पेस के लिए। हावेवर आई थिंक स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं। तो हम बार बार वही कह रहे थे, स्टॉक्स विद इन द 4 व्हीलर पैक, Hyundai इंडिया, M&M, ये हमारे लोकल और डोमेस्टिक और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। 2 व्हीलर में TVS मोटर्स हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, उनकी जो 125 सीसी की लॉन्च करने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन रूरल इकोनॉमी, सेमी अर्बन कमिंग बैक, इनपुट कॉस्ट इनके लिए भी अच्छी खासे कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स को डेफिनेटली सहारा मिलेगा इन कंजंक्शन विद द फेस्टिव सीजन। However, हमें लगता है द रन अप हैज बीन टू शार्प, और इसलिए आई थिंक थोड़ी गिरावट की आपको राह देखनी पड़ेगी कोर ऑटो पैक के लिए। ऑटो एंसिलरीज का खेमा, इसलिए हमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा बेटर लगता है। अब ऑब्वियसली मेंशन्ड अ फ्यू स्टॉक्स, सोनो मिंडा जैसा स्टॉक जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन इज डोमेस्टिकली ड्रिवन। हमें लगता है आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद ग्रोथ, क्योंकि डेट इक्विटी उनो मिंडा के 0.34 टाइम्स है, काफी तगड़ी रह सकती है। और कंटेंट पर कार, जो नई गाड़ियां हो रही है और जो उनो मिंडा के पास है कंटेंट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ ईवी एग्नोस्टिक व्हीकल्स एज वेल, या ईवी व्हीकल्स के लिए भी, दैट कैन बी 3 टाइम्स, यानी 12,000 से आई थिंक 36,000। इवन इफ यू से इट डबल्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीमेंटल बेनिफिट बैलेंस शीट पे आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो कोर ऑटो स्टॉक्स है जिनके पास से बिल्कुल बने रहने चाहिए। बट ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस में आई थिंक उनो मिंडा जैसे स्टॉक्स इज समथिंग दैट कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंट्स के पास शायद इनकी पोजीशंस हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार पर और साथ ही जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ताज़ा अनाउंसमेंट के बाद अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड यू आर कम्प्लीटली राइट व्हेन यू से ऑटो इंडस्ट्री और साथ ही ऑटो एंसिलरी की चाल पर फोकस होना चाहिए, एंड ऑटो एंसिलरी भी फोकस रेडार पर होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज ऑटो की लगातार हम बात करें, लेकिन एंसिलरी स्पेस, टायर स्टॉक्स, बैटरी स्टॉक्स, ये तमाम कार्बन ब्लैक से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन पर फोकस होना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। मयूरेश, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। लेकिन चलिए, जहाँ ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, ऑफकोर्स अर्ली फेस्टिव डिमांड के लिए गियर अप तो हो ही रहे थे ये स्पेसेस, और ऑटो इन पर्टिकुलर नवरात्रि, दिवाली के साथ साथ ऑटो सेक्टर में और ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता है, डिमांड में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से नए रोल आउट्स आते हुए दिखे हैं, स्वीपिंग टैक्स कट्स की जो खबर आई है, इससे एसयूवीज, 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस है। और जहां हम ऑटो सेक्टर में इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं, M&M, मारुति सुजुकी, Hyundai, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सब तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है ही। लेकिन एक और स्टॉक है एस्कॉर्ट कुबोटा, इसको भी पुल अप करना चाहेंगे। पिछले दिनों से ही मोमेंटम में है ये स्टॉक, और इस खबर के साथ साथ ये स्टॉक बेनिफिशियरी तो है ही, बिग शो ऑफ द डे का कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 9% के गेन्स 3998 के लेवल्स पर एस्कॉर्ट कुबोटा का स्टॉक। रत्नेश एक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर फोकस है, लेकिन स्टॉक वाइज जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, नॉट जस्ट एस्कॉर्ट कुबोटा, अगर कोई और स्टॉक भी आपके फोकस रेडार पर है तो बताइएगा, और एस्कॉर्ट कुबोटा पर भी अपनी राय दीजिएगा। एस्कॉर्ट की पहले बात करें, डेफिनेटली 8-9% ऊपर खुला हुआ है। खुलने के बाद में थोड़ा सा विक्स डेली कैंडल पे छोड़ रहा है, गैप अप खुला है, राउंडिंग फॉर्मेशन जरूर बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं
कूल ऑफ होने के बाद में एक सपोर्ट लेवल के आसपास में आता है, जो कि सपोर्ट लेवल इसका बनता है 3930। यहाँ पे खरीदारी मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट इसके बनेंगे, ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं वो 4300 तक के बन सकते हैं। तो थोड़ा सा पुल ऑफ करने के बाद में जब एक सपोर्ट लेवल के आसपास में आया, जो मैंने मेंशन करा, उसमें जरूर खरीदारी करना चाहिए। और जो हमारा ओपनिंग टेक था, जैसे ओपनिंग कॉल था बजाज ऑटो, तो उसमें काफी एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। तो सभी ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा गैप अप ओपन देखने को मिला। थोड़ा सा पुल ऑफ करें, उसके बाद में सपोर्ट लेवल का तब फिर जरूर नई खरीदारी करें। स्कॉच कुबोटा पर 4300 तक की फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। नजर रखिएगा 3989 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 9% की गेन्स, और यहाँ से फर्दर अपसाइड 9150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और गौरव, सिन गुड कैटेगरी वाले प्लेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जीएसटी में बढ़ोतरी की गई है। सिन गुड्स सच एज पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चुइंग टोबैको, इसमें 40% जीएसटी के इम्प्लीकेशंस की बात यहाँ पर। और क्लियरली सिन गुड स्पेस में इसका एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए था टुवर्ड्स डाउन साइड, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है। द लाइक्स ऑफ गोडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, इन तमाम स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे कोई डेंट नहीं, हाँ कोई बड़ा मूव भी नहीं है, लेकिन हर निशान के साथ अब भी इंटैक्ट है। गौरव, डू यू थिंक इज देयर अ कैविएट जो कि हम मिस कर रहे हैं, बिकॉज सिन गुड स्पेस में इस वक्त भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। आपका टेक क्या होगा? आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है ये चीज, दैट 40% का एक ग्रुपिंग जीएसटी का इन्होंने अप्लाई किया है सिन गुड्स के अंदर, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी का एक लार्जर रेवेन्यू इन्हीं प्रोडक्ट से आता है, बट उस तरीके की नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ लेट पिछले कई सालों में देखा गया है दैट ये डिमांड इनइलास्टिक रही है। वट एवर मे बी द प्राइस राइज, वो डाइजेस्ट किया है। कंज्यूमर्स जो इस सेगमेंट के हैं, जो इन्हें यूज करते हैं, दे एक्चुअली गो ऑन यूजिंग इट। वहाँ रिडक्शन है ही नहीं, वो मेंटेन्ड है, दे कीप ऑन पेइंग द हायर प्राइस। सो आई थिंक वही एक चीज आज बाजार भी देख रहा है कि उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इवन द हायर प्राइस विल बी टेकन अप बाय द कंज्यूमर्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। लेकिन एक बात दर्शकों को बता दूं कि जो टोबैको रिलेटेड कंपनीज के बारे में थोड़ी देर पहले गौरव बता रहे थे, याद रखिए कि उसमें अनाउंसमेंट आया है, लेकिन अभी भी जो है उसकी रोल आउट अभी नहीं होने वाली है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट और जो सेस है, जो स्टेट का अभी एंगल रहता है, वो भी टोबैको में इंक्लूड होगा। इसलिए आपको उतना भारी गिरावट स्टॉक्स में नहीं देखने मिल रहा है। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन चलिए एक बार ब्रॉडर इंडिसेस की तरफ चलते हैं। तो कुछ कैश बाज़ार के भी जो है कंपनीज हैं। कैंपस एक्टिववेयर, इनका 52 वीक हाई लेवल जो था, आप देखें ऑलमोस्ट 371 372 था। तो डायरेक्टर साहब एक बार कैंपस एक्टिववेयर पे आते हैं। स्टॉक 6% ऊपर है। फुटवेयर स्टॉक्स पे ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो हमने आपको बता भी थी कि जो 2500 रुपये के नीचे वाले फुटवेयर हैं 12% से जीएसटी घट के 5% हो जाएंगे। और इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल अगर आप देखें कैंपस का, तो ये जो है मेजॉरिटी जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल 2500 रुपये के नीचे आती है। तो एक बार रत्नेश, कैंपस एक्टिव पे जो है आपका चार्ट चेक लेना चाहूँगा। स्टॉक ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। स्टॉक बहुत गिरावट से करेक्शन भी आई थी, लेकिन अब 5% ऊपर है। आपको लगता है कि पोजिशनली एक और एक अप मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में? कैंपस एक्टिव देखो काफी बीटन डाउन स्टॉक था। इसमें काफी टाइम से कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अभी भी। हालांकि किसी तरह का इसमें फॉर्मेशन तेजी का बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक न्यूज के कारण अपसाइड खुला है, पर मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 300 रुपये के ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें कुछ भी रिवर्सल के साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग तो मेरे हिसाब से 300 के ऊपर ही करना चाहिए। किसी ने कुछ ले रखा है नीचे पे, तो या तो आज के उछाल पे इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या 270 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी किसी भी तरह का इसमें रिवर्सल साइन नहीं है। बिल्कुल, इस पर भी जो है नज़र हमारी रहेगी। कंजम्पशन स्पेस से कैंपस एक्टिव जो है गौरव, माफ़ करिएगा रत्नेश ने बताया। गौरव, एक बार पीबी फिनटेक का चार्ट चेक लेना चाहते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर आ रहा है। स्टॉक ज़रूर 5% ऊपर है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर जो बेनिफिट है एग्जेम्पशन का इंडिविजुअल्स का अगर जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक्चुअली नेगेटिव होना चाहिए बाय डेफिनेशन। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि शायद ज़्यादा कवरेज के कारण इनकी जो है कमाई बढ़ सकती है। तो एक बार पीबी फिनटेक पे फंडामेंटली तो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली बताएं क्या लग रहा है चार्ट पे? 1900 लेवल्स के ऊपर है अभी। अच्छा है,
ये बिल्कुल अपना ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। 1950 1970 एक ब्रेकआउट जोन है स्टॉक के लिए। थोड़ा सा पेशेंटली अगर इसके अंदर बाय करके रखा जाए तो आई थिंक ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 2200 तक का अपमूव पोस्ट करने का। तो अगर किसी के पास है तो होल्ड की सलाह दूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए 1970 के ब्रेकआउट का वेट करें एंड देन बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1800 इन बोथ द कंडीशंस। ठीक है, पीबी फिंटेक को लेकर ये भी 1900 रुपए के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं। हालांकि 1925 तक ये शेयर गया, वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। 175 अंकों की तेजी निफ्टी में 24,900 के पास। निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों की मजबूती आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी 0.25% और नरम हो गया है। 11 के नीचे का इंडिया विक्स है। तेजी वाले शेयरों की बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मंदी वाले शेयरों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं और कहीं ट्रेड बन रहा है तो वो भी हम समझ लेते हैं। आज आप देखेंगे बजाज कंज्यूमर 5.5-6% नीचे शेयर है। क्यों नीचे है पता नहीं, नीचे होना तो चाहिए नहीं था। कंजम्पशन वाला ही शेयर ये। डेल्टा कॉप, अब ये कैसीनो ऑपरेटर है डेल्टा कॉप, एक छोटा सा इनका रियल एस्टेट वाला भी डिवीजन है। और सिन गुड्स को लेकर थोड़ी सख्ती हो रही है। एक बार जरा इसको भी रीड करेंगे कि क्या क्योंकि हमने देखा था परसों के सत्र में एक तेज स्पाइक आया था डेल्टा के शेयर में। आज 6% नीचे है। शिपिंग कॉर्पोरेशन कमजोर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सरकारी शेयरों में आईटीआई में कमजोरी है, सेल कमजोर है। मेटल में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और बैंकिंग में भी कुछ शेयर्स हैं जो हम देख रहे हैं कि नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। हिंद कॉपर वगैरह भी कमजोर है, बीएमएल कमजोर है। तो आज मेटल और शिपिंग, डिफेंस और पीएससी, ये सारे के सारे शेयर कमजोरी पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक शेयर जो कमजोर था नेगेटिव न्यूज के चलते, वरुण बेवरेजेस, लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हो रहा है। वरुण बेवरेज हमने देखा था कि ये शेयर गिरा था 490 रुपए के भाव तक, अब फिर से 500 रुपए के आसपास ये आ गया है। रत्नेश जी, शॉर्ट करेंगे वरुण बेवरेजेस को? अच्छा ठीक है, रत्नेश जी नहीं है। गौरव जी आप जरा व्यू दीजिए। वरुण बेवरेजेस, इसके लिए खबर तो नेगेटिव ही है, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? नहीं इंडिकेट कर रहा है, कंसोलिडेशन ही इंडिकेट कर रहा है। यस, हेडविंड जरूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से चार्ट्स के ऊपर काफी रेजिस्टेंस पॉइंट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ये शॉर्ट सेल का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टिंग पोजीशन बनेगी 480 के भाव के नीचे। कब हम कंसिडर करेंगे इसको शॉर्ट के लिए? लेवल रहेगा समवेयर क्लोज टू 450, 450 के लिए, तो वो एक वाजिब ट्रेड बनेगा। वेयरएज अगर फ्लिप साइड पे इसके अंदर कोई भी बाइंग नजर आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी शेयर साइडवेज कंसोलिडेशन फेज पे है, अपने बड़े मूव के बाद थोड़ा नेशनल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से कवर अप होने की भी बन जाती है। 520 के ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार हो जाएगा। देयर आफ्टर 550 से 580 के करीब के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। सो अभी मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है, आपको शॉर्ट तब करना है जब ये शेयर गिरेगा 480 रुपए के नीचे, तब जाके शॉर्ट की रिकमेंडेशन इस पर हम गौरव जी से पूछेंगे। बाटा इंडिया को जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि कंजम्पशन का प्ले है ही। बाकी ये 2,500 रुपए से कम के जो जूते चप्पल हैं इनको बड़ी राहत है, कपड़ों पर भी, फुटवेयर पर भी। और बाटा के शेयर को हमने देखा था कि 1,250 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे इसके जुलाई में, और वहां से हमने क्रैक देखा था। और अब पिछले 6 सत्र से तेजी का इसे एक बढ़िया सिक्सर लगाया है और ये शेयर फिर से निकल गया है 1,200 रुपए के ऊपर। 1,250 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरव जी क्या सलाह देंगे बाटा में? बाटा में आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें, या फिर जिन्होंने मान लीजिए अगर इस शेयर को लिया है 1,000 से 1,100 रुपए के रेंज में, वो थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें? क्लियरली डिपेंड करेगा। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, हफ्ते 15 दिन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे बुकिंग की सलाह रहेगी। लेकिन अगर मीडियम अवधि के भी हिसाब से कोई होल्ड कर सकते हैं इसको, तो आपने बहुत सही चीज पॉइंट आउट की है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहना एक वाजिब तरीका होगा। मेरी तरफ से यही सलाह होगी।
स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपमूव नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो एक वॉल्यूम बैक बाइंग देखी है वो फिनोमिनल है। सीधे सीधे चलता हुआ 1070 लेवल से आज 1230 के ऊपर है, 1250 के ऊपर निकलता है तो अपने 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सरपास कर जाएगा और एक नए होराइजन के लिए तैयार हो जाएगा। देयर आफ्टर हम उम्मीद करेंगे आने वाले 3 से 4 महीनों में ये 1400 तक की भी दौड़ लगा सकता है। तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉक के साथ होल्ड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूं दैट इज 1175, 1175 रुपए का। एब्सोल्युटली। जीएसटी 2.0 अनवील हुआ है और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कंजम्पशन पॉकेट्स में एंड एब्सोल्यूट एफएमसीजी की अगर बात करें और मिड कैप प्लेयर्स में कुछ चुनिंदा एफएमसीजी प्लेयर्स को अगर देखें, कोलगेट, पामोलिव, इमामी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर करीब 4 से 5% तक की तेजी। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑलमोस्ट 800 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, तो आउट परफॉर्मेंस तो है ही। और एब्सोल्यूट कंजम्पशन की ही बात, अदर देन दैट कंजम्पशन पर ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, ये तमाम पर हम बातचीत कर ही रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी में गौरव जी, कोलगेट, पामोलिव, इमामी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 4 से 5% तक की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन डॉक्टर तपन सिंघल, एमडी एंड सीईओ बजाज आलियांज हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि न्यू जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बुनांजा वो कैसे देख रहे हैं। मिस्टर सिंघल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। एंड यस, इट्स अ बोनांजा मूव और उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। कंजम्पशन के लिहाज से अगर देखें, हर तबके के नागरिक पर फोकस किया है सरकार ने। आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को? पहले नमस्कार। बहुत अच्छा मूव है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पर्सपेक्टिव देखें, ये हमारी इंडस्ट्री की तरफ से काफी सालों से रिक्वेस्ट था सरकार से कि जीएसटी इंश्योरेंस पे कम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कोई लग्जरी आइटम नहीं है। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। उस पे जीएसटी का तुक नहीं बैठता था, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने डिसीजन लिया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट और ये दिखाता है कि सरकार जो अपनी लिस्निंग सरकार है, जो हम लोग कहते हैं, वो सुन रही है एंड दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द डिमांड्स फॉर द इंडस्ट्री। शरद, यहाँ पे जो है ग्रुप पॉलिसीज को नहीं लिया गया है इस डेफिनेशन में, लेकिन रूरल सेगमेंट में ग्रुप पॉलिसीज भी बहुत बिकते हैं एज अ बंच। तो यहाँ पे किस तरह रूरल सेगमेंट पे जो बेनिफिट आएगा ये ज़रा बताएं, क्योंकि इंडिविजुअली जो है सारे आप कह सकते हैं पॉलिसीज पे नज़र ज़्यादा है। देखिए, जो इंडिविजुअल पॉलिसीज पे नजर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है और फैमिली रिलेटेड है। जब आप ग्रुप पॉलिसी देखते हैं तो ग्रुप पॉलिसी इन अ वे द प्रीमियम पेड बाय, जैसे जो कंपनियां हो गई या जो ओवरऑल जो ग्रुप कलेक्शन है वहां से प्रीमियम आ रहा है। बट अगर आप आगे चल के देश में हर नागरिक को कवर कराना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी पे फोकस होना बहुत जरूरी है। सो इन अ वे द मैसेज इज वेरी क्लियर कि इंडिविजुअल पॉलिसी से फोकस होना चाहिए। वहां पे अगर आदमी खुद के सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, वो लॉन्ग टर्म है एंड सस्टेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। क्योंकि ग्रुप में मान लीजिए ग्रुप खत्म हो जाता है आज, तब अचानक फिर से आप अनइंश्योर्ड हो जाते हैं। सो एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आई थिंक इंडिविजुअल पॉलिसी होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा चीज है, बिकॉज वो सस्टेनेबल है। और जब तक, क्योंकि रिन्यूअल एक इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती है, तो जब तक व्यक्ति चाहता है जिस भी उम्र तक, वो पॉलिसी एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी चलती रहती है। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसी बहुत ही क्रिटिकल है। आई थिंक दिस मैसेजिंग इज वेरी क्लियर। So in my view, it's a good move from that perspective. अपन सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। मेरा बहुत ही एक साधारण सीधा सा सवाल है सर। बहुत सारी इस उम्मीद में लोग हैं कि अब ये जीएसटी काउंसिल ने दरें घटा दी हैं, मतलब जीएसटी के दायरे से बाहर ही कर दिया है इंश्योरेंस को, तो प्रीमियम घट जाएंगे और इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी वाला भी इशू होता है। आपको लगता है कि अब ऐसा होने जा रहा है? क्या प्रीमियम्स कम होने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारी वॉइसेस ये भी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी असमंजस की स्थिति है? ये जरा आप सर क्लियर कीजिए एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। जी अभिषेक, बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अब लेट अस देखिए, पहले हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो देखते हैं और समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ना इम्पैक्ट क्या है। देखिए 18% जीएसटी जीरो हो गया है, तो 18% इमीडिएट इम्पैक्ट तो कंज्यूमर है ही है। मान लीजिए आप इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात भी करें तो कितना इम्पैक्ट आएगा? 3 से 4% इम्पैक्ट आएगा। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो में देखें तो 14 से 15% इम्पैक्ट तो कस्टमर के लिए सस्ता हो ही रहा है ओवरऑल प्रीमियम।
लेकिन हम लोग एक चीज और भूल रहे हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल हेल्थ केयर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं उसमें जीएसटी में। हॉस्पिटल हेल्थ केयर बेनिफिट है, अगर वो भी पास करते हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पास कर रही है कंज्यूमर को और अपने कस्टमर को, वो भी पास करते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में ये होगा कि उनका क्लेम रेशियो कम होगा। नो, क्लेम रेशियो कम होगा तो वो ऑफसेट करता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण थोड़ा उनका नुकसान होता है। और इंडस्ट्री को भी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कि अगर सरकार ने एक कदम उठाया है अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो इंडस्ट्री को अपना काम करना है टू इंश्योर दैट कि पूरा जो बेनिफिट है जो सरकार दे रही है वो पास ऑन हो है कंज्यूमर के लिए। तो मेरा मानना है एज इंडस्ट्री द होल बेनिफिट विल पास ऑन टू द कंज्यूमर, दैट हैज टू हैपन। क्योंकि इसमें काफी पहलू हम लोग ये मिस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को बेनिफिट मिला है, तो हॉस्पिटल बेनिफिट डायरेक्ट इंपैक्ट आता है क्लेम रेशियो पे इंडस्ट्री के उस पे ना, तो उसको भी यार आप जोड़ लो और ये जोड़ लो, थोड़ा एफिशिएंसी इंक्रीज करा लो, तो इंडस्ट्री को मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑफसेट बड़ा आसानी से मिल जाता है इफ दे नेगोशिएट वेल विद हॉस्पिटल्स एंड दे आर एबल टू पुट दिस टुगेदर। सर एक सवाल और भी है मेरे मन में। जी देखिए भारत में जो जीएसटी का जो ये इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है, और पिछले अगर हम 2-3 साल में देखेंगे तो वो मतलब बहुत ज्यादा कोई बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है, ग्लोबल एवरेज से भी हम काफी कम है। आपको लगता है कि ये इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने में मददगार होगा सरकार का ये फैसला? और दूसरी चीज ये है कि लोगों को इंश्योरेंस के नेट में लाने के लिए इंडस्ट्री की तरफ से और आगे हम किस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। पहले बात यह है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात हम करते हैं ना, वो जीडीपी के रेशियो में देखते हैं। हम लोग को नंबर ऑफ लाइव्स में देखना चाहिए। नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड आप देखेंगे तो पेनिट्रेशन बहुत बड़ा है, मतलब देश में ना, क्योंकि जीडीपी रेशियो में क्या, देश ग्रोइंग है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। इंश्योरेंस का अगर देखिए फ्री प्राइसिंग हुआ, प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो रेशियो के चक्कर में दिखता है कि नहीं बढ़ रहा है। बट आप नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड देखेंगे तो काफी तरक्की हुई है पेनिट्रेशन के मुकाबले में। दूसरा, जब इस तरह का मूव होता है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली उससे पेनिट्रेशन बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी जोश आता है कि वी हैव टू डू आवर बिट, तो उससे बढ़ता है। तीसरा एक चीज और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, अगर आप देखें तो इंश्योरेंस और सरकार साथ साथ जब काम करती हैं तब समाज के लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मूव होना है पंचायत लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसके लिए इंडस्ट्री की तरफ से और रेगुलेटर के साथ मिलकर बीमा वाहक और बीमा विस्तार का काफी हद तक काम हो चुका है, वी शुड टेक दैट। बट उसके अलावा भी अगर एक चीज और देखें आप, काफी सारे विकसित देशों में जो पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉयर जो है उसको हर एम्प्लॉय को कवर करना है इंश्योरेंस में, नो। अगर अपने देश में भी ऐसा आता है, और दूसरा जो सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम चलती है, जैसे अगर आप देखें बिलो पॉवर्टी लाइन की, और उसका जो प्रीमियम है, क्योंकि वो मैस कवरेज होता है और निगोशिएटेड रेट्स होते हैं, वो अगर है 4,000 रुपए साल का, 5 लाख कवर के लिए फैमिली का विद प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, तो अगर सरकार के यहाँ से ये ऐलान हो या ये हो कि हर एम्प्लॉयर को कवर करना है, और जो उसका प्रीमियम है उस पूल में वो डाल सकती है, इसके उसका बेनिफिट मिलेगा, उस पर उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ओवरनाइट बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए और बिना किसी को बहुत ज्यादा कष्ट हुए इन टर्म्स ऑफ एडिशनल पेमेंट, कवरेज बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो कॉम्बिनेशन है 5-6 चीजों का। पहला चीज है डिस्ट्रीब्यूशन एट द पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत लेवल। दूसरा है पॉलिसी एडवोकेसी एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि एवरी एम्प्लॉयर शुड बी मैंडेटरी टू कवर एवरी एम्प्लॉय ऑफ हिज, जैसे काफी सारे विकसित देशों में है। तीसरा है द एफिशिएंसी ऑफ स्केल टू कम इनटू पिक्चर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इट। चौथा है एक हेल्थ केयर रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है देश में, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो ये मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन उससे काफी ज्यादा हो जाता है। उसके ज्यादा होने से क्या है, ओवर टाइम जो इम्पैक्ट है आपका हेल्थ केयर कॉस्ट का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट डालें हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का, मेडिकल इन्फ्लेशन का और नॉर्मल इन्फ्लेशन का, जो डेल्टा है उसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट में डालें तो 10-12 साल में, 15 साल में हेल्थ केयर एकदम अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो एक रेगुलेटर की आवश्यकता है, सो दैट उस पर भी एक नजर रखा जाए कि मेडिकल इन्फ्लेशन शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। और इस चीज को कंबाइन करें तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि बहुत ही कुछ समय में, आई थिंक 6-7 साल के समय में, हर व्यक्ति कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कवर्ड होगा अपने देश में। ये आपने बहुत ही क्रूशियल पॉइंट कहा है, और इसके लिए मैं आपको ना साधुवाद भी देना चाहूँगा कि ये बहुत ही क्रूशियल आपने मुद्दा उठाया। देखिए होता क्या है ना कि आप और हम या फिर तमाम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल, तो होता ये है कि अगर उनको पता चल गया कि नहीं, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो फिर बिल आपका ज़्यादा बढ़ के आता है, और ये क्यों है, कैसे है, ये सब लोग जानते समझते हैं। एक चीज़ और आप बताइए सर, अब हम देख रहे हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत हो रही है, तमाम इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं और अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रही हैं।
क्या इंश्योरेंस में भी ये चीज हम होते हुए देख रहे हैं? अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस आगे और अफोर्डेबल होगा लोगों के लिए? कुछ इसमें दो चीज है। आई थिंक जैसे हर इंडस्ट्री कर रही है, एआई का इस्तेमाल इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी कर रही है, और इंडस्ट्री में बहुत कहीं भी जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वहां पे एआई का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखें जहां भी कॉल सेंटर है, जहां भी आपका जैसे जो रिपीटेटिव काम है, जहां भी ऑपरेशंस है, जहां भी आपका ना, तो उस चीज पे आपका इम्पैक्ट एआई का सबसे ज्यादा होता है, विच ब्रिंग्स इन एफिशिएंसी। ये मतलब दिख रहा है, क्योंकि अभी एआई का बहुत क्लियर जो बेनिफिट है वो इसी बात पे है, रिपीटेटिव कॉस्ट पे, या जहां पे कॉल सेंटर्स हैं, या जहां पे ना ये है, तो उसकी जगह पे काफी बेनिफिट है। और जो इंडस्ट्री आप देखें इतना कॉम्पिटिटिव है, एंड इसका जो एक रीजन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले 15-16 साल भी देख लें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंडस्ट्री का कंबाइन रेशियो 116% से 120% के बीच में है। कंबाइन रेशियो मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपए प्रीमियम लिए हैं तो उनका आउटगो क्या है? उनका आउटगो 116 से 120 का है, यानी कि 100 रुपए जो लिए उसके ऊपर उनका आउटगो जा रहा है पिछले 16-17 साल से, विच मीन्स कि इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटेटिव है कि जो भी बेनिफिट होता है इंडस्ट्री अपने प्राइस रेंज में उसको लाके एम्प्लॉय, मतलब जो उसके कस्टमर्स में तुरंत पास ऑन करती है, विच इज वाई, एंड ये ग्लोबली है। मतलब इंडिया में तो थोड़ा स्थिति ज्यादा खराब है इन टर्म्स ऑफ कंबाइन रेशियो। ग्लोबली भी आप देखें जो कंबाइन रेशियो है वो 95 से 100 के बीच में ही आता है, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी मार्जिन मिलता है इंडस्ट्री को, जो भी उसका बेनिफिट होता है, इट पासेस ऑन टू द कंज्यूमर। दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज बैलेंस्ड। इसलिए मैं कहूँ कि देश में अभी और आवश्यकता है, कम से कम 1000 कंपनियों की भी आवश्यकता है। जितनी कंपनियां आएंगी, जितना कंपटीशन रहेगा, उतना कस्टमर को बेनिफिट होगा। अभी सरकार ने 100% एफडीआई भी अनाउंस किया उसमें। आई थिंक उस पर थोड़ा और काम करना है कि अगर यूएस में 6000 कंपनी है तो भारत में 1000 बीमा कंपनियां क्यों ना हो, तो उस चीज पे भी काम करना है। अगर ये सब कंबाइन करें तो मुझे मन में कभी शंका नहीं होती कि जो भी एफिशिएंसी है वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी, 100% पास ऑन होगी। एब्सोल्युटली मिस्टर सिंघल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और सारे के सारे क्लैरिफिकेशंस हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। सच एन ऑनर टू बी हियर। जी, और चलिए गौरव हमारे साथ बने रहे। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इसी के साथ अब मार्केट्स लाइव को तो हम समेटने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार 10 का बाजार, कमोडिटी मार्केट का अपडेट और साथ ही मार्केट के महारथी लेकर हम आने वाले हैं। और ये शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।